बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied about test data, importance of testing, activity 1.10 and types of test data. In this lecture, we will start our new topic, which is verification and validation. This is work for day 19. डे 19 में आज हमने बेटा एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करना है। टॉपिक का नंबर 1.5 है और बुक का पेज नंबर 26 है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट टॉपिक में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, एक बात पे शायद हुई हो कन्फ्यूजन, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब मैंने आपको बताया था कि हम कैसे करते हैं टेस्ट अपने एल्गोरिथम को, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक बुक की, सम प्रोडक्ट एवरेज वाले एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट की। उसमें मैंने शायद ये बताया था या हमने ये देखा था वहाँ कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हम देखेंगे क्या एवरेज में या सम में आ सकते हैं। सम में आपको पता है बेटा हम देख सकते हैं आंसर नेगेटिव आ सकता है, वो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। जो भी ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ वो साइन आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। एवरेज में आप लोगों को मैंने उस वक्त बताया था, वैसे भी एवरेज नॉर्मली हम देखते हैं जो आपके लेवल पे बात मैंने की थी उस वक्त। आप ये समझोगे शायद एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, एवरेज बेटा नेगेटिव आ सकती है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो आपके लेवल के मुताबिक नहीं, वो जनरल आंसर देगा। एवरेज का जो आंसर है वो नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखें अगर आपके पास ज़्यादा नंबर्स हैं नेगेटिव और आंसर सम का नेगेटिव आ रहा है तो वो डिवाइड होकर एवरेज का आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन आपके लेवल पे जो उसने दिया हुआ है हमें फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम, इस बेसिक लेवल पे हम यही कहते हैं कि सम का आंसर भी हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव आए और एवरेज का आंसर भी पॉजिटिव आए। वो जो कल मैंने बात की थी टेस्ट डेटा के लिहाज से, वो इस तरह आप समझ लें कि फ़र्ज़ के आपको किसी ने कहा है कि मुझे ऐसा एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बना के दो कि आंसर सम का, एवरेज का या प्रोडक्ट का किसी का भी आंसर नेगेटिव में ना आए, तो फिर आपको उस लिहाज से उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि जब यूज़र डेटा इनपुट करे तो आप उसको कहें कि आपने हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही इनपुट करने हैं। तो ये उस लिहाज से बात थी। अब ये नहीं आप समझिएगा कि एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, एवरेज भी नेगेटिव आ सकती है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो सकता है और सम भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एवरेज भी नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग कि आपकी वैल्यूज़ क्या है और आपका सम का आंसर क्या आ रहा है और फिर वो डिवाइड होके क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अगर आपको कन्फ्यूजन हुई थी तो मैंने कहा आपको ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको मुख्तलिफ आंसर्स मिलते हैं, तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि सर ने हमें कुछ और बताया था, इंटरनेट पर कुछ और मिला है हमें। तो मैं आपको जो बेसिक लेवल है उस पर जो आपका लेवल है उसके लिहाज से समझाता हूँ। इंटरनेट पे तो बहुत जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ डेटा और पूरी दुनिया से लोग क्वेश्चन पूछे होते हैं, उनके उन्होंने आंसर दिए होते हैं, वो वहाँ जनरल बात कर रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ टॉपिक स्पेसिफिक या आपके लेवल के मुताबिक बता रहा होता हूँ। तो एवरेज नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपको ये लगा हो लास्ट लेक्चर सुन के कि एवरेज नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये बात गलत है, एवरेज भी नेगेटिव हो सकती है। सम का आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो एवरेज भी नेचुरली नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक में जो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सबसे पहले देखते हैं बेटा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, वैसे ये दोनों साथ साथ ही देखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि मैंने डिफरेंस में लिखा हुआ आपको पता है लाइन लगा के। तो क्वेश्चन भी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में और मैंने नोट्स में भी आपको इसी तरह दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और दोनों की एग्जांपल्स भी सेम है। एग्जांपल भी साथ लेके हम चलेंगे, हमेशा साथ साथ लेके चलेंगे तब आपको समझ आएगी ये। तो स्टार्ट करते हैं पहले वेरिफिकेशन। टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वॉज डिजाइन। अभी काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ते हैं। टू टेस्ट करना है आपने, इफ़ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग, कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है क्या वो एक्चुअली सॉल्व कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है। द सेम प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम जो आपको शुरू में दी हुई थी, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको आप कहते हैं। फॉर विच इट वॉज डिज़ाइन, मतलब जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने वो सोल्यूशन बनाया है, क्या वो सोल्यूशन वो दे भी रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये है वेरिफिकेशन, टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग, मतलब हम ये चेक करते हैं, ये टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या एक्चुअली सॉल्व कर रहा है, क्या चीज़, द सेम प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम
फॉर विच इट वॉज डिज़ाइन, जिसके लिए वो बनाया गया था। अब ये तो ज़रा उर्दू ट्रांसलेशन हो गई या थोड़ा सा मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बता दिया। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं होगी तब तक समझ ही नहीं आ सकती आपको ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल सबसे पहले एक मैथ की लेते हैं छोटी सी एग्जाम्पल, फिर हम थोड़ी बेसिक जो डेली लाइफ की एग्जाम्पल है वो देखेंगे, और फिर हम जो बुक में एग्जाम्पल है उसको देखेंगे, ठीक है। बुक में भी 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उसने। एग्जाम्पल मैंने वैसी नंबर कोई नहीं दिया इसको, क्योंकि बुक में 1 और 2 एग्जाम्पल दी हुई है इस तरह पैराग्राफ्स में, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल 0 समझ लें या इसको सिंपल एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है। उसने बस वर्ड्स में इस तरह सेंटेंसेज में इसको बताया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल्स को छोड़ के सिंपल एग्जाम्पल पे। सबसे पहले वो क्या है बेटा, फर्ज करें जो बेसिक एग्जाम्पल है, मैं आपको बहुत बार क्लास में भी समझा चुका हूँ, लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर आपने 2 नंबर्स को सम करना है या ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो 1 + 2 हमने पूरा एल्गोरिथम बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, प्रोग्राम भी बना लिया, ठीक है। अब फर्ज करें हमने प्रोग्राम बनाना था सम का, मैंने अभी बताया हमने सम का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन हमने क्या बना दिया प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का, किसी का भी। मतलब हमने क्या किया, हमारी जो वेरिफिकेशन है वो सही नहीं हुई। मतलब क्या हुआ कि हमने प्रॉब्लम जो सोल्यूशन निकालना था प्रॉब्लम का वो निकालना था हमने सम का, मतलब 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है या सम करना है, लेकिन हमने जो निकाला है सोल्यूशन वो क्या है बेटा, वो हमने निकाल दिया है 2 नंबर्स को फर्स्ट करें मल्टीप्लिकेशन का, मतलब सम से डिफरेंट कोई चीज़ कर दी है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये सोल्यूशन वेरीफाइबल नहीं है या ये वेरीफाइड नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया था कि हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है या सम करना है, लेकिन हमने क्या प्रोग्राम बना दिया या एल्गोरिथम बना दिया या फ्लो चार्ट बना दिया, 2 नंबर्स को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक हो गया। ये बेसिक एग्जांपल होगी। अब तेरा डेली लाइफ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्ज करें बेटा, अब ये थोड़ी सी आपने समझनी है एग्जांपल, ठीक है। फर्ज करें आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है कि किसी के घर जाओ, ठीक है, वैसे किसी रिलेटिव्स के घर हम देख लेते हैं आपको भेजा है, ठीक है। अब आप बजाय उस रिलेटिव के जाने के आप किसी और रिलेटिव के घर चले जाएं, तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन आपने सोचा था जहन में कि मैंने इस रिलेटिव के जाना है, आप किसी और रिलेटिव पे चले गए, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन वेरीफाइबल नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। आपको क्या गया था रिलेटिव ए के घर जाने को, मिसाल ले रिलेटिव ए, लेकिन आप चले गए रिलेटिव बी के पास, तो इसका मतलब आपने जो प्रॉब्लम आपको दी गई थी उसके मुताबिक आपने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, आप रिलेटिव ए की बजाय रिलेटिव बी की तरफ चले गए, ठीक है। ये तो हो गई वेरिफिकेशन। अब साथ ही मैं आपको थोड़ा सा वैलिडेशन भी बता देता हूँ, क्योंकि साथ साथ ये आपको समझ आएगी, ठीक है। इन्हीं 2 एग्जाम्पल से हम अभी इसको देखते हैं, ठीक है, कि वैलिडेशन क्या होती है, फिर मैं दोबारा इन एग्जाम्पल्स पे आऊँगा। वैलिडेशन, टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी डेफिनेशन है वेरिफिकेशन की, वैलिडेशन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, 1 लाइन की, बहुत आसान है। क्या करें, चेक करें या टेस्ट करें वेदर आया कि द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, कि जो सोल्यूशन आपने निकाला है क्या वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क है, आपने एक जैसा नहीं इसको समझना, ठीक है। ये बड़े ध्यान से बेटा कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें या अब स्टूडेंट्स आजकल के वो बीएससी में जाके समझते हैं। आप वो लोग बहुत लकी हैं कि आपको 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा दिया। वैसे हम डेली लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसे देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इसको कहते हैं क्या इंग्लिश में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो ये चीज़ बीएससी लेवल पर जाके पढ़ाई जाती है, जो आपको अभी 9th में उन्होंने दे दी, और ये बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से ही पता होगा आगे जाके जब आप पढ़ेंगे कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसको बहुत ध्यान से समझे। वापस आएंगे, हमने देखा कि वेरिफिकेशन क्या थी, कि हमें जो प्रॉब्लम दी गई थी क्या हमने वही प्रॉब्लम सॉल्व की है, मतलब जो सोल्यूशन हमने निकाला है उसी प्रॉब्लम का निकाला है जो हमें स्टार्ट में दी गई थी, ये तो थी वेरिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट करें हमने सही काम कर लिया, वेरिफिकेशन कर ली, हमने बिल्कुल सही सोल्यूशन निकाला जो हमें प्रॉब्लम दी गई थी, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं दोबारा डेली लाइफ वाली वही, और जो सम वाली थी, ठीक है। अब वेरिफिकेशन को हमने ठीक करना है। हमें कहा गया था कि हमने 2 नंबर्स का सम निकालना है, ये हमने कर लिया, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आगे दूसरी एग्जांपल थी कि हमने रिलेटिव ए या रिलेटिव बी के घर जाना है, ठीक है। तो रिलेटिव ए के घर हम फर्ज करें चले गए, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो वेरीफाइड है या वेरिफिकेशन हो चुकी है हमारे सोल्यूशन की। अब आते हैं वैलिडेशन पे। पहले हमेशा याद रखें वेरिफिकेशन होती है, फिर होती है वैलिडेशन। अब आए जरा सम वाली एग्जाम्पल पे। फर्ज करें हमने जो सम निकाला, ठीक है, ये कंप्यूटर ने जो आंसर दिया सम का, वो क्या हुआ,
वो आंसर ही गलत आ गया। मतलब यही वाली बात कि करेक्ट और नॉट, मतलब नॉट वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको। जो हमने सोल्यूशन निकाला सम का, दो नंबर्स को ऐड करने का 1 + 2, आंसर आना चाहिए था 3, लेकिन आंसर हमारा आ गया फर्ज करें 4। तो आंसर क्या है? गलत है। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड तो है लेकिन वैलिडेट नहीं हुआ, मतलब वैलिडेशन उसकी सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, ये तो होगी सम की एग्जांपल। अब आ जाए रिलेटिव्स वाली एग्जांपल पे। फर्ज करें आपको उसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं। आपके पेरेंट्स ने कहा था कि रिलेटिव ए के घर तुमने जाना है और उनको ये बात बतानी है, या मेरा एक मैसेज या पैगाम भेजना है। ठीक है, पैगाम कोई भी बात आपको कही आपके पेरेंट्स से और आपने उन रिलेटिव ए के घर जाके बतानी है। अब हम रिलेटिव ए पे रहेंगे क्योंकि हम बी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम वेरीफाई कर चुके हैं अपना सोल्यूशन। ठीक है, तो हम सिर्फ रिलेटिव ए पे जाएंगे। अब रिलेटिव ए के घर आप चले गए, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, जो पैगाम था वो कोई और भेज दिया, या जो पैगाम आपके वालिद या वालिदा ने कहा था आपने वो पैगाम नहीं भेजा दिया उनको, बल्कि कोई और बात कह दी। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सोल्यूशन वेरीफाइड तो कर लिया अपना, लेकिन जो आपका सोल्यूशन था वो वैलिडेट नहीं है, या उसकी वैलिडेशन अनसक्सेसफुल हुई है। ठीक है, ये आपको मैंने दोनों एग्जांपल बताई, सम की, डेली लाइफ से एग्जांपल दी रिलेटिव्स की। ठीक हो गया। अब हम आते हैं बेटा जो बुक में एग्जांपल दी है उस पे, ताकि अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अब देखें, सबसे पहली एग्जांपल है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लेन इंटरेस्ट। अब आप गौर से देखें, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे टिक का निशान डाला हुआ है और प्लेन इंटरेस्ट के आगे क्रॉस डाला हुआ है। ये टिक क्रॉस हो गया कि फर्ज करें टिक सही है और क्रॉस गलत है। ठीक है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। अब देखें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लेन इंटरेस्ट हमने देखा था फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा ये जरा उसकी टर्म्स है इकोनॉमिक्स की और बैंकिंग फाइनेंस की, इसलिए इसको फिलहाल भूल जाएं, बस इतना समझें इन दोनों में डिफरेंस है। नाम से वैसे पता लग रहा है ये प्लेन इंटरेस्ट सिंगल अमाउंट का होगा या कम अमाउंट का। कंपाउंड में मतलब ज्यादा कुछ अमाउंट्स आ जाएंगे, या कुछ कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें। तो मैं इस पर नहीं जा रहा कि इंटरेस्ट क्या होता है, मैथ की चीजें सारी और फाइनेंस की, ये हम नहीं पढ़े। हम ये समझना है हमने कि हमें कहा गया था कि आपने एक ऐसा एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक ऐसा फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम या प्रोग्राम बना दिया जिसमें प्लेन इंटरेस्ट को फाइंड कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो वेरीफाइड नहीं है, या उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। ये वही एग्जांपल्स उसी तरह समझे जो मैंने आपको पहली दो एग्जांपल्स दी थी। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में क्या कहा गया था स्टार्ट में कि हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हमने क्या निकाल लिया, प्लेन इंटरेस्ट। दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सोल्यूशन, इसका मतलब वेरीफाइड नहीं है। अब हम आते हैं इसी एग्जाम्पल की वैलिडेशन पे। ठीक है, तो वैलिडेशन पे जाने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम वेरिफिकेशन को सॉल्व करें, मतलब पहले वेरिफिकेशन होगी उसके बाद वैलिडेशन होगी। तो हम अब क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को यहाँ अप्लाई करते हैं। फर्ज करें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, मतलब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ने कहा था, हमने निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखिए अब वैलिडेशन की, वही टू चेक वेदर वी आर फाइंडिंग करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि क्या हम करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल भी रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। वही एग्जांपल सम वाली और रिलेटिव ए वाली। ठीक है, वो एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन में हमने ये चेक करना था कि प्लेन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं या कंपाउंड, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया था, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड है। वैलिडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाला है क्या वो सही भी है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैलिडेशन। अब आते हैं बुक की दोनों एग्जांपल्स, वो मैं आपको बुक से भी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में या पहले से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उनके बारे में। मैंने शॉर्ट वर्ड्स में दोनों को लिख दिया, कुछ आपको समझ आ जाएगी। वैसे उसने बुक में सारा बताया हुआ है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। पहले एग्जाम्पल 1 पे आते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी वैलिडेशन करते हैं। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है मैंने ऑर्डर चिकन पिज्ज़ा। अब यहाँ पे आपने सिंपल उसमें एग्जांपल दी हुई है कि आप कहीं गए हैं और आपने चिकन पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। ठीक है, अब चिकन पिज्ज़ा जो आपने ऑर्डर किया है वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मतलब आपने बता दिया भाई मुझे चिकन पिज्ज़ा चाहिए। ठीक है, अब फर्ज करें वो जब लेके आया, जब आपका ऑर्डर रेडी हुआ, वो लेके आया आपके सामने, तो उसने चिकन पिज्ज़ा की बजाय कोई और, मतलब कोई भी और फ्लेवर पिज्जे का आपके सामने आपको दे दिया कि मतलब ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका मतलब वो वेरिफिकेशन उस ऑर्डर की सही नहीं हुई। आपने उसको कहा था चिकन पिज्ज़ा, लेकिन उसने कोई और पिज्ज़ा दे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको जो पिज्ज़ा दिया गया वो चिकन नहीं बल्कि कोई और था। तो ये तो फर्ज करें आपकी हो गई वेरिफिकेशन। इसी तरह बुक में बताया है। अच्छा, बुक में एक और बात भी आगे की हुई है, वो वैलिडेशन
वैलिडेशन में कि आपने दो चीज़ें कही थी उसको, ठीक है। एक उसने कहा था कि चिकन पिज्ज़ा मुझे दे दो, ऑर्डर आपने दिया, और साथ कहा कि थोड़ा लेस स्पाइसी हो। आपने दो बातें कही उसको कि एक तो चिकन पिज्ज़ा मेरा ऑर्डर है और थोड़ा लेस स्पाइसी हो, मतलब उसमें मिर्चें जिसको आप कहते हैं कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेप तो हमने देख लिया कि वेरिफिकेशन नहीं हो रही, अब हम वेरिफिकेशन करवा देते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ आपको ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो। वेरिफिकेशन हो गई, कैसे हुई? जब आपके सामने आया चिकन पिज्ज़ा तो उसका मतलब है वो वेरीफाइड है, बिल्कुल सही आपका ऑर्डर आ गया। अब बेटा इसकी देखते हैं हम वैलिडेशन कि क्या जो हमने चिकन पिज्ज़ा ऑर्डर किया है क्या वो लेस स्पाइसी है या नहीं है। फर्ज करें वो लेस स्पाइसी है, हम मिसाल लेते हैं कि वो लेस स्पाइसी, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो वेरीफाइड भी हो गया और वैलिडेट भी हो गया, या हमारी वैलिडेशन भी सक्सेसफुल है और वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल है, कामयाब होगी, ठीक है। अब हम नॉट की बात करते हैं कि फर्ज करें हमारा जो पिज्ज़ा था वो ठीक है, चिकन था, ये हमने देख लिया, लेकिन जब हमने टेस्ट किया उसको तो फिर वो लेस स्पाइसी नहीं था। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड तो हो गया लेकिन वैलिडेट नहीं हुआ। तो इस तरह बेटा ये एग्जांपल भी हमारी कंप्लीट हुई है कि हमने चेक किया, दो चीज़ें उसको कही थी, एक हमने कहा था चिकन पिज्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ कहा था लेस स्पाइसी। तो अगर दोनों चीज़ें वो सही हो गई, सही उससे उसी तरह दी आपको, इसका मतलब आपका सोल्यूशन वेरीफाइड भी है और वैलिडेट भी है। अब बेटा अगर वेरिफिकेशन नहीं होगी ना तो आगे वैलिडेशन भी नहीं हो सकती। सिंपल स्टेप है कि अगर आपका पिज्ज़ा ही नहीं है बेटा, डिफरेंट दे दिया उसने, तो आप कैसे देखेंगे कि वो लेस स्पाइसी है या नहीं। ये आपके ऊपर है कि आप ये चले कोई नहीं फ्लेवर चेंज हो गया लेकिन वो लेस स्पाइसी तो है कि नहीं है। ये डेली लाइफ में तो हो सकता है लेकिन ये कंप्यूटर में नहीं हो सकता। हम डेली लाइफ में तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या हमें पता होता है, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता ना। तो कंप्यूटर के लिए हमें वेरीफाइड भी करना पड़ता है एक सोल्यूशन को और वैलिडेट भी करना पड़ता है उसको, ठीक है। डेली लाइफ में कुछ चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मतलब इस तरह कह देंगे अगर आपको कोई बात नहीं, अब इतना टाइम लगेगा कि कोई नहीं चिकन पिज्ज़ा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेस स्पाइसी तो है ना। लेकिन अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो शायद आप बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब कहेंगे नहीं मैंने तो यहाँ से आपका ऑर्डर कैंसिल करो या मैंने आप मेरा ऑर्डर दोबारा लें, आप इस तरह कह देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है कि आप इस दोनों चीज़ों में किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। डेली लाइफ में हम शायद किसी पे कर दें, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में हम नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर को सब इंस्ट्रक्शन हमने ही देनी है और हमने ही बाद में उसको फिर यूज़ भी करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई एग्जाम्पल 1 की। एग्जाम्पल 2 थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन बहुत आसान है। लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपकी टीचर ने उसने आप एग्जाम्पल दी है कि आपकी टीचर ने आपको कहा है कि मुझे एक लिस्ट बनाओ, अरेंज करके दो उसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू पे आपने जाना होता है, ठीक है। ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। आपको कहा था टीचर ने कि आपने लिस्ट अरेंज करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब जाहिर है लिस्ट में आपने कोई नंबर्स जो होंगे उनको ऑर्डर में करना है। अब नंबर्स की बजाय आपने क्या लिख दिया है पेज पे, आपने लिख दिया येस, नो, ट्रू, फॉल्स, मतलब ऐसी वैल्यूज लिख दी हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं या ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो उस नंबर से ताल्लुक ही नहीं रखती, कोई रिलेशन ही नहीं है उनका। तो इस तरह इसका आपका जो सोल्यूशन है वो वेरीफाइड भी नहीं होगा, ठीक है। वो पहला स्टेप ही छोड़ देगा, वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा वो सोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप वेरीफाई तब होगा जब आपके सामने जो लिस्ट हो उसमें नंबर्स हो, ये उसकी वेरिफिकेशन है। अगर वो नंबर सही है या नहीं है, मतलब वो अरेंज सही है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, वो वैलिडेशन पे आएगा, वो बाद का स्टेप है। पहला स्टेप ये है आपका कि आपने ये देखना है कि जो लिस्ट बनाई है आपने, क्या वो नंबर्स ही है, कहीं आपने गलती से कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं लिख दी है, कोई ट्रू फॉल्स येस नो कोई और बात तो नहीं लिख दी। ये है वेरिफिकेशन का स्टेप। उसके बाद अगर आपने नंबर्स ही लिखे हैं बाकी पेज पे, ठीक है, फिर जो आपकी टीचर है वो ये चेक करेंगी कि ठीक है वेरिफिकेशन हो गई, अब हम वैलिडेशन देखते हैं। तो पेज पे देखेंगे क्या जो आपने नंबर लिखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन वेरीफाइड भी हो गया और वैलिडेट भी हो गया, या वेरिफिकेशन भी हो गई और वैलिडेशन भी हो गई। अगर वेरिफिकेशन हो गई और वैलिडेशन नहीं हुई, मतलब आपने नंबर्स जो लिखे हैं लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी और रैंडमली आपने लिख दिया, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन वेरीफाइड तो हो गया लेकिन वैलिडेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा आपको दोनों चीज़ें हमेशा हर एग्जाम्पल में ज़्यादातर यही समझें आप, जनरली भी यही होता है कि हम चाहते हैं हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड भी हो और वैलिडेट भी हो, ठीक है। मतलब उसकी वेरिफिकेशन भी सही हो और वैलिडेशन भी सही हो। अब सारा जो मैंने बताया इसको हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वॉज डिजाइंड। ये मैं सारा यहाँ लिख चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड to give a solution for calculating compound interest, then verification means
to know that it is giving results for compound interest not for the plain interest। ये सारी बात जो मैंने बोली है मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टिक और क्रॉस से आपको समझा दी थी। तो यही हमने देखना है कि क्या हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने उन्होंने निकालने को कहा था क्या वही निकाला है, कहीं प्लेन इंटरेस्ट नहीं निकाल लिया गलती से। तो यही है बेटा हमारी वेरिफिकेशन इज एग्जाम्पल की। ठीक है, नेक्स्ट वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ये भी आपको मैं समझा चुका हूँ इधर कि हम ये चेक करते हैं कि क्या वो सोल्यूशन सही भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको क्या कहा गया है, वही एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। The validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not। अब validation क्या है इसकी, क्या वो सही compound interest निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। If a solution is verified, then it is validated। देखिए पहले solution क्या होता है, verified, then it is validated with the help of test data। ये बात आपको नहीं बताई थी, वैसे ही आपको वैसे भी पता लग गई होगी कि जाहिर है हम टेस्ट डेटा से बेटा ये सब चीजें कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। सब चीजें जब टेस्टिंग में हो रही होती है, ये भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए टेस्ट डेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जनरल बात है। देन इट इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। ये उसने बताया, हमने प्रीवियस सेक्शन में लास्ट टॉपिक में ये देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 1। लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू अ पिज्जा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज्जा। यू स्टेटेड योर रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। अब आपने रिक्वायरमेंट दी है कि क्या होना चाहिए, ये लेस स्पाइसी। मैंने आपको बताया था 2 चीजें आपने कहा, एक चिकन पिज्जा ऑर्डर किया और साथ ये भी कहा है ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो लेस स्पाइसी हो। यू ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट इट वुड टेस्ट गुड। जाहिर है ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो उसका जो टेस्ट होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, व्हेन द पिज्जा अराइव्स यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज अ चिकन पिज्जा। मतलब जब आया है पिज्जा ऑर्डर होके तो आप ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो चिकन पिज्जा है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन, इसलिए मैंने यहां लिखा था ये। नाउ व्हेन यू ईट द पिज्जा यू कैन चेक वेदर इट इज लेस स्पाइसी और नॉट। अब हम यहाँ कर रहे हैं वैलिडेशन। ये वैलिडेशन है कि हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो लेस स्पाइसी है या नहीं है। इट टेस्ट गुड और नॉट। अब ये भी टेस्ट कर ले, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा था टेस्ट कर, तो आपको वैसे भी पता है कि हम यही चाहते हैं, जाहिर है टेस्ट गुड होगा तो हम बेटा पिज्जा खाएंगे, टेस्ट ही गुड नहीं होगा तो फायदा क्या हमारे पिज्जा ऑर्डर करने का। ठीक है, कॉमन सेंस है, ये तो नॉर्मल बात थी इसलिए मैंने ये आपको इस तरह यहाँ लिखी नहीं थी, ये बुक भी पढ़ लें आप, सिंपल है। यही वो कह रहा है कि इट टेस्ट गुड और नॉट, क्या आप टेस्ट करके पता लग जाएगा क्या वो टेस्ट सही है या नहीं है। लेकिन बेसिक जो चीज़ें ना बेटा वो ये 2 हैं कि ऑर्डर चिकन पिज्जा और फिर उसके बाद हमने वैलिडेशन में देखना था कि लेस स्पाइसी है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा हमने कर लिया। लास्ट ये लाइन बस रह गई है, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। मतलब इसको क्या कहते हैं, ये जो हमने चेक किया है कि लेस स्पाइसी है या नहीं, उसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है, ये क्या है, वैलिडेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ये जो असेंडिंग ऑर्डर वाली थी यही है। लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। वो कह रहा है एग्जांपल ले, अज्यूम कर लें कि आपको कहा गया है कि आप एल्गोरिथम एक लिखें जिसमें आपने इनपुट लेनी है लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स आपने इनपुट लेनी है यूजर से। ये वैसे बेटा सिंपल जो आपके पास प्रोग्राम है उससे नहीं होगा, इसके लिए आपको अरे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट के लिए अरे यूज होती है, वो आपका भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझ लें कि आपने एक पेज पे लिस्ट बनानी है नंबर्स की, इतना आप समझ लें बस। ठीक है, द एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब एल्गोरिथम का आंसर या आउटपुट क्या आनी चाहिए कि शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, कि उसको डिस्प्ले करवानी चाहिए लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में। आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम यू सबमिट इट टू योर टीचर। आपने एल्गोरिथम लिखा और सबमिट कर दिया अपने टीचर को। अब आएगी बारी चेकिंग की या टेस्टिंग की। योर टीचर प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू द एल्गोरिथम। अब आपकी टीचर क्या करती है, उस एल्गोरिथम, जाहिर है जब वो प्रोग्राम को रन करेंगे, एल्गोरिथम को रन करेंगी तो वो कुछ नंबर्स देंगी। ठीक है, जाहिर है वो नंबर देंगी तभी उनको पता चलेगा कि वो अरेंज है या नहीं है। मैंने आपको जो एग्जांपल अभी यहाँ समझाई है बोर्ड पे, मैंने कंप्यूटर पे नहीं समझाई थी, यहाँ पे उसने कंप्यूटर की बात कर दी। तो बात एक ही है कि कंप्यूटर पे आपने ये चीज़ करनी है तो वहाँ भी आपको कीबोर्ड से नंबर्स एंटर करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल बात करेंगे तो आपको पेपर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने यहाँ कंप्यूटर की ज़्यादा बात कर दी है। योर टीचर प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू द एल्गोरिथम। मतलब जब वो आपका प्रोग्राम एल्गोरिथम रन करेंगी तो वो कुछ नंबर्स की लिस्ट देंगी एल्गोरिथम को। ठीक है, इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स देन इट इज वेरीफाइड। अगर आपका एल्गोरिथम जब प्रोग्राम रन होगा, एल्गोरिथम रन होगा, डिस्प्ले कर रहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसका मतलब आपका सोल्यूशन वेरीफाइड है। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं कर रहा तो क्या होगा, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यस नो या ट्रू फॉल्स वाली, वही बात कर रहे हैं आगे।
इंस्टेड इसकी बजाय इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज एन आंसर इन येस और नो और डिस्प्ले समथिंग एल्स, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स देने की बजाय आपका जो एल्गोरिथम या प्रोग्राम है वो क्या शो कर रहा है, यस या नो का मैसेज शो कर रहा है या आंसर शो कर रहा है या कुछ और शो कर रहा है, कुछ भी, मतलब विदाउट नंबर्स की बजाय वो कुछ और शो करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन वेरीफाइड नहीं है। इंस्टेड इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज एन आंसर इन यस और नो और डिस्प्लेज समथिंग एल्स then it is not verified, इसका मतलब आपका एल्गोरिथम वेरीफाइड नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं वैलिडेशन। इफ योर एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, अगर एल्गोरिथम वेरीफाइड हो गया, योर टीचर मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वैलिडेशन। ही चेक्स वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डिस्प्लेड आर एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। अब वो ये टीचर चेक करेंगे कि क्या आपने जो लिस्ट दी है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। इफ द लिस्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नो एलिमेंट इज मिसिंग देन योर सोल्यूशन इज ऑल्सो वैलिडेटेड। अगर बेटा आपका जो आंसर है वो देखेंगी और डिस्प्ले जब करवाएंगी तो उसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपका अगर आंसर आ गया तो इसका मतलब है और कोई एलिमेंट मिस नहीं हो रहा। ये बात उसने कही है कि जाहिर है जब आप सारे नंबर उसमें लेंगे लिस्ट में और कोई नंबर मिस नहीं होगा, सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका सोल्यूशन वैलिडेट भी हो गया। ठीक है, तो यही कह रहे हैं देन योर सोल्यूशन इज ऑल्सो वैलिडेटेड, मतलब पहले वेरीफाई भी हो गया था और अब वैलिडेट भी हो गया। ठीक हो गया बेटा, ये हमने पढ़ लिया। बस एग्जाम्पल 2 में आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है क्योंकि मैंने आपको सिंपल पेज की एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पे उसने कंप्यूटर की एल्गोरिथम की मिसाल दे दी, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, वहाँ पे पेज पे आपने देखना था आंख से, मतलब यहाँ पे आपने देखना तो आंख से भी कंप्यूटर पे, लेकिन आपने वैल्यू इनपुट करनी होगी कीबोर्ड से, एल्गोरिथम के लिए या प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम के लिए तो लाजमी कीबोर्ड से होगा, एल्गोरिथम के लिए फिर भी आप पेन से या पेंसिल से उन वैल्यूज़ को लिखेंगे। जब आप लिस्ट देंगे प्रोग्राम रन होगा या एल्गोरिथम रन होगा। याद रखिएगा, एल्गोरिथम बेटा आप पेज पे बनाते हैं और जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर पे बनाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए वैल्यूज़ आप कीबोर्ड के जरिए देंगे, जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो फिर आप वैल्यूज़ पेन या पेंसिल से लिखते हैं। ठीक हो गया, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोग्राम और एल्गोरिथम में। ठीक है, ये भी हमने बेटा कंप्लीट कर लिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी देख लें नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 69, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ 9th क्लास को, प्री 9th क्लास वाले वैसी क्वेश्चन लिख लें। आपने हमेशा इसी तरह लिखना है, लाइन लगा के 2 इसके डिफरेंस लिखने हैं। पहला, दोनों की डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम आएगा, जाहिर है इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसकी थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन आपने लिखनी पूरी है जितनी भी दी हुई है उसने। ठीक है, ये मैं आपको बुक से बता भी देता हूँ, पेज नंबर 26 पे पूरा आपने लिखना है। पूरा उसने जो पैराग्राफ दिया हुआ है वेरिफिकेशन का और वैलिडेशन का, पूरा आपने लिखना है। बस आपने पॉइंट्स लिखने हैं। पहले पॉइंट में सिर्फ डेफिनेशन आएगी, सेकंड पॉइंट में एग्जांपल आएगी, सेम जैसे उसने बुक में लिखा है उसी तरह आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल से आपका दूसरा पॉइंट बनेगा वेरिफिकेशन में भी और वैलिडेशन में भी। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमारा वर्क फॉर डे 19 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट डे में हम इंशाल्लाह जो लास्ट टॉपिक है उसके 2 फर्दर सब टॉपिक्स भी हैं, उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 19 कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 20. In work for day 20, we will start our new topic, which is identification and correction of errors. ये टॉपिक बेटा इसके फर्दर 2 सब टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम इसी डे में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। वो मैं बोर्ड को अरेज करके दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डे लेंथी होगा क्योंकि काम ज़रा ज़्यादा है। पेज तो 2 ही हैं लेकिन समझाने वाला बहुत ज़्यादा काम है, स्पेशली जो हम नेक्स्ट इसका सब टॉपिक करेंगे जो ट्रेस टेबल है। तो इसलिए सबसे पहले ये मैं समझा दूँ आपको, क्योंकि ये समझ आएगी तो फिर नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन पहचानना जिसको आप कहते हैं। ठीक है, एंड करेक्शन पता है आपको, मतलब करेक्शन का ठीक करना, किसको, एरर्स को। फॉल्ट के एरर्स हमने पढ़े थे लास्ट टॉपिक्स में भी, जो हम रिमूव करते हैं टेस्टिंग के वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड की भी कह सकते हैं हम इसको, कि एरर है कहाँ और है किस तरह के, ये दोनों हमें पता करने पड़ते हैं, तभी हम बेटा उसको ठीक कर सकेंगे। ये उसी तरह है जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले डायग्नोज करता है आपकी जो भी बीमारी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, पहले वो डायग्नोज करता है, पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि बीमारी है क्या, फिर वो आगे उसका जो उसका इलाज है, जो भी उसकी मेडिसिन है वो फिर आपको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि एल्गोरिथम जो टेस्ट हमने कर लिया, अब उसमें एरर्स भी आए, एरर्स को पहले आइडेंटिफाई करें फिर उसको ठीक करें, यानी उसकी करेक्शन करें फिर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं होता क्या है, कैसे होता है। इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर बेटा वेरिफिकेशन के दौरान, वेरिफिकेशन क्या होती है हम देख चुके हैं लास्ट डे में, मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया था, एग्जांपल्स ही हमने देखी थी। वो कहता है फर्ज करें कि एल्गोरिथम बेटा
फेल हो गया, मतलब उसने ज़ाहिर है वेरिफिकेशन टेस्ट पास नहीं किया। जब वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आगे फिर वैलिडेशन भी नहीं हुई होगी, तो पहला स्टेप ही था ये वेरिफिकेशन, तो वही फेल हो गई है। इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, तो क्या होता है, आप क्या करें, सबसे पहला काम आपका ये है आइडेंटिफाई द रूट कॉज। रूट कॉज का मतलब, रूट का मतलब होता है जड़, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है प्रॉब्लम, पहले उसको तो आइडेंटिफाई करें किस वजह से वो बेटा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए कहा है उसने आइडेंटिफाई द रूट कॉज, मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको आप पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और फिर उसको ठीक करें, ये लिखा हुआ है। देन करेक्टेड, मतलब बाद में उसको ठीक करें, ठीक हो गया। तो उसने ये सारी बात बताई इस पूरी लाइन में कि एल्गोरिथम अगर वेरिफिकेशन के दौरान फेल्ड हो जाए, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके साथ, जाहिर है हमने देखा था एग्जांपल्स में लास्ट डे में कि हो सकता है वेरिफिकेशन ना हो हमारी सही एल्गोरिथम की, तो आप क्या करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें रूट कॉज। रूट कॉज बेसिक जो मेन प्रॉब्लम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या बेसिक प्रॉब्लम, और फिर उसको ठीक करें, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। अब आगे वो कहता है कि ये किस वजह से हो सकता है। वैसे तो बेटा 2-3 तरह के एरर्स होते हैं कंप्यूटर में जो आ जाते हैं, वो आपने 10th क्लास में भी पढ़ने अगर बुक चेंज ना हुई, और इसके अलावा 8th में भी कुछ ना कुछ हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, दोबारा आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तरह के एरर उसने बताया हुआ है, वो है लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैंने खुद से लिख दिया, खुद की वर्डिंग में, बुक में उसने इतना ज़्यादा नहीं बताया। एरर अकर्ड ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक, मतलब आपकी लॉजिक का मतलब होता है मंतक, तो आपकी जो लॉजिक है वही अगर गलत हो तो फिर कौन सा एरर आता है, लॉजिकल एरर। अब इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं फ़ौरन ही, ताकि आपको समझ आ जाए। फर्ज करें आपने वही दोबारा प्रोग्राम जो हमेशा से आपको मैं बताता हूँ, बहुत आसान प्रोग्राम है, उससे आपको समझ आ जाएगी इजीली। क्या आपने 2 नंबर्स का सम करना था, क्या करना था, 2 नंबर्स का सम। अब जब 2 नंबर्स का आपने सम करना था तो आपने इस तरह लिख दिया, फर्ज करें सम इज इक्वल टू, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, a + b की जगह मैं डायरेक्ट नंबर्स ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 + 2 आपको ये लिखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या लिख दिया, 1 - 2। क्या आपने लिख दिया, 1 - 2, तो आंसर क्या आएगा, सम इज इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा आपने क्या किया, लॉजिकल मिस्टेक कर दिया, आपने एक ऑपरेटर जो यूज़ करना था प्लस, आपने यूज़ कर लिया माइनस, तो इस वजह से ये कौन सा एरर आया है, लॉजिकल एरर, ठीक है। अब ये इंसान की गलती होती है, मतलब आपने प्रोग्रामर ने गलती की ना, तो ये इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। आपने दिमाग में जब आप सोच रहे थे, आपने जब टाइप किया, कोई ना कोई गलती हो गई आपसे सोचने में, तो फिर आपने क्या किया, बजाय प्लस लिखने के क्या लिख दिया, माइनस, तो आंसर इसलिए ख़राब हो। कंप्यूटर ने उसी के मुताबिक देखे, जो आपने लिखा था उसी के मुताबिक उसने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन आपने करना क्या था असल में सम, लेकिन आंसर क्या आ गया हमारे पास, सब्ट्रैक्शन का, ठीक हो गया। ये बेटा है लॉजिकल एरर। ये उसने आगे बुक में भी एक बात बताई हुई है, थोड़ा सा आपको पहले चले पढ़ा देते हैं फर्स्ट 2 लाइंस, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए, फिर हम एग्जांपल पे आएंगे। पेज नंबर 27, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो रूट कॉज है, बेसिक जो वजह है, बेसिक जो आपकी रीज़न है प्रॉब्लम के आने की, वो आप पहले आइडेंटिफाई कर लें, एंड देन टू करेक्ट इट, और बाद में उसको सही करें। समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल, वो कह रहे हैं बाज़ औक़ात एरर लॉजिकल होता है। वैसे 3 तरह के एरर्स होते हैं बेटा, सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स, रन टाइम एरर्स, ठीक है, ये आपने 10th क्लास में जाके पढ़ने, इसलिए फिलहाल लॉजिकल एरर पे रहे। समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल, इट मीन्स द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। वही बात जो हमने यहाँ एग्जाम्पल किया कि सोल्यूशन वर्क तो कर रहा है, मतलब आंसर तो दे रहा है, लेकिन वो गलत आंसर दे रहा है, यही उसने बात की है। इट मीन्स द सोल्यूशन इज वर्किंग, सोल्यूशन काम कर रहा है, बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, मतलब रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम चाहते हैं उससे रिजल्ट्स वो हमें नहीं दे रहा। यही हमने आपको एग्जांपल मैंने भी आपको दे दी है, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा जो हमारी एग्जांपल है बेटा रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्कूल्स वॉलीबॉल टीम। क्या आपने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना है। अब यहाँ पे रिक्रूट का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में आप अगर उर्दू में कहें तो मतलब होता है भर्ती करना, ठीक है। फर्ज करें कोई आपके पास कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का है, वैसे भी प्राइवेट, उसमें जब भर्तियाँ होती हैं, भर्ती का मतलब होता है कि जब लोग उसमें आते हैं, मतलब पहले टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू वगैरह होता है। एंटर आप इसको समझ लें सिंपल, कि आपने एंटर करना है कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे अब हमने जो वॉलीबॉल टीम है स्कूल की, उसके लिए हमने कुछ स्टूडेंट्स को एंटर करना है या रिक्रूट करना है, ठीक है। असल जो आपने वर्ड है वो याद रखना है, रिक्रूट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल समझ लें एंटर करना या शामिल करना, ठीक है, इजी वर्ड्स में, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्कूल्स वॉलीबॉल टीम। अब बेटा हमने कुछ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना है, लेकिन उसके लिए कुछ उन्होंने लिमिट लगाई हुई है, कोई खास एक वैल्यू है, कोई खास एक वेरिएबल है, या कोई खास हमने चीज़ देखनी है पहले उसके लिए।
आपको पता है जो वॉलीबॉल टीम है उसमें अगर आपने ये स्पोर्ट्स कभी देखा है टीवी पे या वैसे आपने कभी खेला है तो इसमें बेटा जो हाइट जिनकी ज़्यादा होती है ना, जिन बंदों की या जिन प्लेयर्स की, वही इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो हाइट बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वॉलीबॉल टीम के लिए। तो यही लिखा है उसने, हाइट रेंज दी हुई उन्होंने स्टूडेंट्स की इतनी होनी चाहिए। क्या रेंज है? बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। क्या, गौर से देखें, ये दो बातें इसलिए मैंने सर्कल की हैं, इसी से आगे सारा आपका एल्गोरिथम जो मैंने लिखा है ये समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या रेंज है? 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर तक। अगर किसी की हाइट इस रेंज के दरमियान आ रही है, बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है वो उस वॉलीबॉल टीम में आ सकता है या रिक्रूट हो सकता है। ठीक है, अब ये दोबारा याद रखें, 144 भी शामिल है और 164 भी शामिल है। और से अभी दोबारा बात सुने, ये आगे जाके आपको मैं याद करवाऊंगा कि 144 भी शामिल है। 144 जिसकी हाइट है वो भी आ सकता है और जिसकी 164 हाइट है वो भी आ सकता है। अब ये बात अगर याद होगी आपको तो आगे वाला सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा इसकी जो एग्जाम्पल के साथ उसने एल्गोरिथम दिया हुआ, इसी का एल्गोरिथम में कुछ चीज़ें आपको शायद समझ ना आए क्योंकि आपने वो चीज़ें अभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, खास तौर पे फॉर ईच लूप आपने अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिलहाल इसको ये आइडेंटिफिकेशन और जो करेक्शन है उसके लिए समझ लें। ठीक है, फिर ट्रेस टेबल में आपको मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बता दूंगा। सबसे पहले स्टेप्स देखें इसके। स्टेप 1 स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है हमेशा हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिथम को। स्टेप नंबर 2 सेट काउंट टू 0। वो कहता है काउंट को क्या कर दे, 0 के इक्वल सेट कर दे। अभी काउंट क्या है? काउंट समझे बेटा, काउंटर, या मतलब आपने काउंट करने हैं ना। मैं मिसाल देता हूँ, 100 स्टूडेंट्स उनमें से आपने निकालने हैं वॉलीबॉल टीम के लिए कुछ स्टूडेंट्स जिनकी हाइट इस रेंज में आती हो। ठीक है, तो आपने काउंट रखना पड़ेगा आपको कि फर्ज करें पहले 10 आपने देखे, उनमें से फर्ज करें सिर्फ 3 या 4 उस रेंज में आए, तो आपने लिख लिया अभी ठीक है 4। उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट 10 वाले फिर आपने लिखा, चले फर्स्ट के 2 आ रहे थे तो आपने फिर 2 लिख लिया। तो फिर बाद में आप उन सब काउंट को ऐड कर देंगे या हर बार काउंट को ऐड करते जाएंगे। पहले में अगर 4 थे, अगले में 2 आ गए तो 4 + 2 = 6। इस तरह ये चलता रहेगा जब तक हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है, सेट काउंट टू 0। शुरू में काउंट 0 होगा क्योंकि आप अभी जब स्टार्ट करें तब तो कोई आपने रिक्रूटमेंट नहीं की ना, तो इसलिए सेट काउंट टू 0 ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसको काउंटर भी कहते हैं, इसकी वैल्यू चेंज होगी, अभी आगे जाके आप देखेंगे। स्टेप नंबर 3 सेट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स टू। वो क्या एक वेरिएबल लिया बेटा उसने, असल में वेरिएबल लिया, ये अरे लिए उसने। अरे आपको भी समझ नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 4 है 10th क्लास का, वहाँ आपको ये टॉपिक जाके पढ़ना है आपने। तो इसलिए फिलहाल ये समझ लें कि जो मैंने आपको लास्ट डे में मैंने आपको बताया था कि हमने लिस्ट बनानी थी असेंडिंग ऑर्डर की, नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखने थे लिस्ट में। ठीक है, तो यही वो बात है कि हमने लिस्ट में कुछ नंबर्स लिख दिए। ये लिस्ट है जो हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में अरे की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल हाइट समझे अरे का वेरिएबल है। अब आप इस तरह समझ लें, अरे नहीं समझ आ रही तो समझे सिंपल वेरिएबल है ये। ठीक है, जिसमें ये सारी वैल्यू स्टोर हुई हुई है। ठीक है, बारी बारी एक एक वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, अब और से देखें, सेट ऑल हाइट्स टू। अब इस लिस्ट में हमने बेटा ये हाइट्स के उसने पहले से ही कुछ हमें नंबर्स दिए हुए, ये वही हाइट्स हैं जो हमने वहां लिखी है। अब गौर से देख लेते हैं क्या नंबर है। 154, 140, 155, 164, 144, 160, 166, 143। काउंट कर लें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब फर्स्ट करें उन्होंने, इसलिए छोटा एल्गोरिथम दिया ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर सके। 8 सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स में से हमने देखना है कि कौन सा वॉलीबॉल टीम में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन रेंज। ठीक है, आगे बेटा स्टेप नंबर 4 फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल अंडरस्कोर हाइट्स। ये अंडरस्कोर है, डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है, आपको फर्क पता होगा इसमें। ठीक है, अब वो ये लूप है बेटा, फॉर ईच लूप, या आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, नाम से पता लग रहा होगा। हर बार ये चल, ईच का मतलब है हर बार इसने चलना है, हर एक वैल्यू को देखना है इसने। ठीक है, जो इस अरे में या इस लिस्ट में पड़ी हुई है। अब देखें, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स, इन द लिस्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट, ये जो रेड से मैंने लिखा है। ठीक है, अब एक एक करके चेक होगा। स्टेप नंबर 5 में सबसे पहले बेटा आप मुझे बताएं हाइट की वैल्यू क्या होगी। यहां मैंने इसलिए ये लिख दिया ताकि मैं एक एक वैल्यू पे आपको, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ ट्रू फॉल्स या 0 1 से, उसी तरह मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। इसको हम फिलहाल अरेज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे इजीली वैल्यूज लिख सकें। सबसे पहले बेटा हाइट की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले क्या है लिस्ट में 154, तो मैं यहां लिख रहा हूं 154। 154 इज ग्रेटर देन 144। अभी हम इसको ट्रू फॉल्स देखते हैं। एंड
एंड ऑपरेटर आपको याद होगा प्री 9th वालों को मैंने बता दिया था, हालांकि उन्होंने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा लेकिन मैंने बता दिया था एंड, और 9th वालों को तो पता ही होगा चैप्टर 2 में हमने पढ़ लिया था। एंड का दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज होगा, एक ही लाइन बोलूँगा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर बेटा वो ऑपरेटर है जिसमें अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तमाम आंसर फॉल्स हो जाता है। ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, बाकी दोबारा नेट पे या जो लेक्चर्स मैंने दिए हुए वहाँ से देख लीजिएगा। इतना याद रखें, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस एंड का आंसर फॉल्स हो जाता है, दोनों ट्रू हो तभी आंसर ट्रू होता है, ठीक है। अब याद रखें बात, तो इसको अप्लाई करें इस पर। 154 इज ग्रेटर देन 144, ये मैं वही चीज़ लिखी है तो यहाँ मैंने बताई, सेम वही है, ताकि मैं आपको एक एक करके यहाँ समझाऊंगा। यहाँ क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ सेपरेट लिख दिया है ताकि यहाँ से मैं आपको वैल्यूज दिखा सकूँ। यहाँ पे बेटा हमने देखना है कि क्या हाइट 144 से बड़ी है या नहीं है, ठीक है। और हाइट, ये हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सॉरी ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। इसको ठीक कर लें, यहाँ भी लेस, यहाँ सही है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई थी, हाइट लेस देन इक्वल टू 174 है, ठीक है। अब हम यही वैल्यू यहाँ भी पुट करते हैं, तो हाइट की वैल्यू 154 इज लेस देन इक्वल टू 164, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब आपने बारी बारी करना है, एक एक को करते हैं। सबसे पहले ये देखें, क्या 154 बड़ा है 144 से? यस, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। 154 इज ग्रेटर देन 144, कंडीशन हो गई ट्रू। मैं टी लिख रहा हूं इधर। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, इज 154 इज लेस देन इक्वल टू 164, क्या 154 छोटा है या इक्वल है 164 से? यस, कंडीशन हो गई ट्रू। तो आपको पता है एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो टोटल आंसर क्या आ जाता है? ट्रू। मैं इसलिए यहाँ नीचे लिख रहा हूँ टी, ट्रू 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 होता है, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन बेटा आप यहाँ पे आ जाए, ये कंडीशन सेम है, यहाँ भी ट्रू, मैं इसलिए यहाँ सिर्फ टी लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने सारा समझा दिया आपको। दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आ गया? ट्रू। जब ट्रू होता है तो आपको पता है इस कंडीशन में क्या चलता है, फिर देन चलता है। देन में क्या लिखा हुआ है, ये बुक में उसने एक लाइन में लिखा हुआ है, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने आगे ट्रेस टेबल ड्रॉ करना है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया इसको। देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1, क्या कह रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या कर दो, काउंट की वैल्यू को सेट कर दो। सेट का मतलब हमने पढ़ा था एल्गोरिथम में, अपडेट कर दो, तो अपडेट कर दो काउंट प्लस 1, सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू शुरू में क्या थी? 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको पता है 1 होता है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, स्टेप 6, आउटपुट काउंट, काउंट को प्रिंट कर दो, मतलब स्क्रीन पे फर्ज करें, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 1 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक, क्योंकि काउंट में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब ये नहीं होगा कि स्टेप 7 पे एंड हो जाएगा, ये बेटा यहाँ पे वैसे एक दो चीज़ें उसने मिस की एल्गोरिथम में। एक तो उसको एल्स कंडीशन लिखनी चाहिए थी, एल्स कंडीशन क्यों ज़रूरी है अभी आगे जाके आपको पता लग जाएगा। एक और बात उसको ये भी बताना चाहिए था, जब तक अरे एंड नहीं होती, अरे का आखिरी एलिमेंट नहीं आता, तब तक ये लूप चलेगा, या तब तक ये कंडीशन चेक होगी। उसके लिए आपको फॉर ईच लूप में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी हमारा काम नहीं, हम फिलहाल इसी तरह इसको समझेंगे, ठीक है। अभी हम प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे, हमने सिर्फ एरर्स देखने हैं, इसमें एरर है या नहीं है, ये आप लोग अभी मुझे बताएंगे देख के जब हम कंडीशन चेक कर रहे होंगे। बिल्कुल पहली वैल्यू पे तो बिल्कुल सही चल रहा है एल्गोरिथम भी, ठीक है, कोई गलती नहीं हुई। आउटपुट में याद रखिए काउंट में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। अब आ जाए नेक्स्ट जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ऑल अंडरस्कोर हाइट्स में, नेक्स्ट नंबर वो अब कंपेयर होगा। अब इसी तरह इसको कंपेरिजन करते हैं। अब 154 की जगह मैं लिख रहा हूँ 140 और यहाँ भी लिख रहा हूँ 140। अब गौर से देखना आपने, 140 है ना, अब इसको कंपेयर करें, क्या 140 बड़ा है 144 से? इज 140 इज ग्रेटर देन 144, कंडीशन है फॉल्स। 140 छोटा है और 144 बड़ा है, तो कंडीशन होगी हमारी फॉल्स, ठीक है। अब आए दूसरी पे, क्या 140 छोटा है या इक्वल है 164 से? इज 140 इज लेस देन इक्वल टू 164, यस, कंडीशन ट्रू। एंड में फॉल्स ट्रू का आंसर क्या होता है बेटा? फॉल्स होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी एंड कंडीशन में आपके पास जो एक इंडिविजुअल कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो टोटल आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, ठीक है। हमने प्रोपोजिशन पढ़ा था ये चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? फॉल्स। अब मैं यहाँ पे यही चीज़ लिख रहा हूँ, पहली कंडीशन हमारी क्या थी? यहाँ पे फॉल्स, ये वही वाली है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये थी ट्रू, तो फॉल्स ट्रू, टोटल आंसर क्या आ गया इसका? फॉल्स। अब बेटा जब फॉल्स आ गया इसका मतलब जो कंडीशन है देन ये नहीं चलेगी। अब ये कंडीशन बेटा क्यों नहीं चलेगी? आपने देखा है क्योंकि यहाँ पे आंसर फॉल्स आ गया, देन नहीं चलेगा। अब अगर देन नहीं चलेगा तो क्या होगा हम देख लेते हैं। अब मुझे बताएं ये रेंज
144 164, क्या इस रेंज में ये 140 आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा, जाहिर है इस रेंज में तो नहीं आ रहा, इस रेंज से ये बाहर है। या आप ये समझ लें, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वैलिड और इनवैलिड वैल्यूज, ये वैलिड वैल्यूज है और 140 क्या है यहाँ इनवैलिड वैल्यू है, तो इसलिए इनवैलिड वैल्यू है तो इसलिए ये इस लिस्ट में नहीं आएगा और जाहिर है आना भी नहीं चाहिए। जिसकी हाइट 140 सेंटीमीटर है वो नहीं आना चाहिए हमारी इस लिस्ट में। तो इसलिए बेटा काउंट की वैल्यू अपडेट होगी? नहीं होगी काउंट की वैल्यू अपडेट। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये देन कंडीशन ही नहीं रन होगी। जब देन कंडीशन नहीं रन होगी तो काउंट की वैल्यू 1 है, 1 ही रहेगी। ठीक है, अब बेटा खत्म नहीं होगा एल्गोरिथम, मैं बार बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 155। अब इसको कंपैरिजन करते हैं इसके साथ 144 और 164 के साथ। 155 और यहाँ भी लिख देते हैं 155। इज 155 इज ग्रेटर देन 144? कंडीशन ट्रू। इज 155 इज लेस देन इक्वल टू 164? कंडीशन ट्रू। ट्रू 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 ट्रू, यहाँ भी ट्रू और टोटल आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब बताएं, अब कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब देन चलेगा। देन जब चलेगा तो लिखा हुआ है देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू क्या थी बेटा? 1, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे काउंट में क्या स्टोर हो जाएगा आके? 2 और आउटपुट भी हो जाएगा 2। इसका मतलब हम 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 लिख सकता हूँ इधर कि 2 अभी तक स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 8 में से। ठीक है, कि 2 इजीली आप रिक्रूट कर सकते हैं। 1 अभी तक नहीं आया, टोटल 8 थे, 3 हमने देख लिए, उनमें से 3 में से 2 आ गए हैं, 1 नहीं आया। ठीक हो गया, याद रखिएगा बाप। नेक्स्ट बेटा दोबारा आएगा इधर हाइट में, देखेगा ऑल हाइट्स में कि 164 नंबर क्या बड़ा है या छोटा है, वो सारा भी हम देखते हैं। 164 यहाँ लिखते हैं हम 164 और यहाँ भी लिख देते हैं 164। अब देखें क्या 164 बड़ा है 144 से? यस, कंडीशन हो गई ट्रू। इज 164 इज लेस देन इक्वल टू 164? अब गौर से देखें, क्या 164 छोटा है 164 से? छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना, इक्वल कंडीशन लगी हुई है ना, तो इसलिए ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू, यहां भी इसी तरह ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो टोटल आंसर ट्रू आ जाएगा। जब ट्रू आ जाएगा तो ये देन रन होगा। सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू क्या थी? काउंट की वैल्यू क्या थी बेटा? 2। तो 2 + 1 = 3 और काउंट में क्या आ जाएगा? 3 और ये आउटपुट में 3 स्टोर हो जाएगा और यहां भी 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको। अब बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 जो आपके एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो देख लिए हैं। 4 में से आपने देखा है 3 हमारे पास, जहाँ 3 का मतलब है कि 3 हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं, 1 हमारे पास नहीं आए क्योंकि वो उस रेंज में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं 144। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। अब आपने याद कर दी है ये वाली बात, ठीक है, ध्यान से देखना है ये वाला स्टेप आपने। 144, अब हम 144 लिखते हैं इधर 144 और यहां भी हम लिखते हैं 144। अब बताएं, और से देखें, इज 144 इज ग्रेटर देन 144? क्या 144 बड़ा है 144 से? नो, कंडीशन फॉल्स है। अगर यहाँ इक्वल टू होता, गौर से देखें, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन फिलहाल ये कंडीशन आपको पता है एज इट इज अभी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, इज 144 इज लेस देन 164? लेस देन और इक्वल टू 164? यस, लेस देन तो है ना, तो इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन फॉल्स ट्रू आपको पता है एंड में क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, अब आपने गौर से देखना है आगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, यहां पे भी क्या हो जाएगा? जाहिर है फॉल्स, यहां पे था फॉल्स, यहां पे था ट्रू। फॉल्स ट्रू आपको पता है फॉल्स होता है। अब जब बेटा फॉल्स होगा तो क्या देन रन होगा? देन कंडीशन रन नहीं होगी। जब देन कंडीशन रन नहीं होगी तो क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा वो 160 पे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है बेटा, हमने जो रेंज दी थी शुरू में, याद करें, वही पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ आपको। 144 और 164 कि हमारी रेंज में 144 जिसकी हाइट है वो भी आना चाहिए लाजमी, किसमें? इस लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के बुक ने भी ये लिखा हुआ है, जानबूझ के हमने गलती की है, डेलिब्रेट एरर किया उन्होंने, ताकि हम समझा सकें आपको। मतलब इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप लोग समझे कि हमने जानबूझ के गलती की है, और ये गलती कौन सी है? ये हमारी गलती लॉजिकल मिस्टेक है, ये हमारा लॉजिकल एरर है। ठीक है, अब इस तरह आपको समझ आएगी लॉजिकल एरर की। देखिए, हमने प्रोग्राम तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा था, मतलब उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी हमने लिखा था उसके मुताबिक वो कंडीशन को फॉल्स ट्रू कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज नहीं देखी कि 144 तो आना चाहिए, वो इस कंडीशन के मुताबिक अगर ये साइन ग्रेटर देन का ही होगा तब क्या होगा बेटा? ये हमें आंसर सही नहीं देगा। तो क्या होना चाहिए? इस ग्रेटर देन की जगह क्या आंसर आना चाहिए? ग्रेटर देन, इक्वल टू
यहाँ भी इक्वल टू कर रहा हूँ मैं और यहाँ भी इक्वल टू कर रहा हूँ। बुक में भी उसने इसी तरह लिखा था, किया मैं नहीं है लेकिन उसने लिख दिया नीचे जाके, ठीक है। वो अभी हम पढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखें, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए आप, अब ये कंडीशन क्या हो गई बेटा, ये कंडीशन अब हो गई है ट्रू, तो ट्रू ट्रू यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। अब मैं इसी के मुताबिक आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको वो भी समझ आ जाए कि एरर ठीक करने के बाद क्या होगा। ये भी ट्रू हो गई अब, क्योंकि अब इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने, ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये देन कंडीशन रन होगी और काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, पहले 3 थी तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ भी हो जाएगा 4 और स्क्रीन पे भी हो जाएगा बेटा 4। अगर ये हम नहीं लगाएंगे इक्वल टू तो फिर यहाँ 3 ही रहेगा और ये देन कंडीशन रन नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 3 बस हमारी वैल्यूज रह गई हैं। 160 भी अब देख लें बेटा, मैं थोड़ा सा तेज बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले 3-4 वैल्यूज आपको बहुत आराम से बता दी हैं, अब आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख दूंगा। 160 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 144, यस कंडीशन ट्रू। 160 इज लेस देन इक्वल टू 164, यस कंडीशन ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। सेट काउंट टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, काउंट की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। नेक्स्ट 166। अब ये मैं आराम से कराऊंगा क्योंकि ये जरा डिफरेंट है, रेंज से बाहर आ गई वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा देखें, इज 166 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 144, यस कंडीशन ट्रू। इज 166 इज लेस देन इक्वल टू 164, नो कंडीशन फॉल्स। यहां पे कंडीशन बेटा हमारी फॉल्स हो गई, तो ट्रू फॉल्स आपको पता है एंड में क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रू, यहां पे हम लिखेंगे फॉल्स और यहां पे भी हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक हो गया। अब जब कंडीशन फॉल्स है तो आपको पता है देन नहीं चलता, नेक्स्ट वाले पे आएगा, काउंट की वैल्यू वही रहेगी 5, ठीक है। हम आखिर में देखेंगे कितने हमारा काउंट हो गया। 166 तो नहीं चलेगा, अब लास्ट वैल्यू रहेगी बेटा 143, देखते हैं वो चलता है या नहीं चलता, ठीक है। अब आते हैं बेटा 143 पे, गौर से देखिए अब दोबारा आप 143 और यहां भी हम लिख देंगे 143। अब देखें क्या 143 बड़ा है या इक्वल है 144 से। इज 143 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 144, कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई है तो यहां पे हम लिखेंगे फॉल्स। और इज 143 इज लेस देन इक्वल टू 164, यस कंडीशन ट्रू। बट फॉल्स टू इज इक्वल टू फॉल्स, तो यहां क्या आएगा फॉल्स, यहां भी आएगा ट्रू और यहाँ आ जाएगा फॉल्स ही रहेगा, आपको पता ही है फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है। अब बेटा क्या देन कंडीशन रन होगी, नो देन कंडीशन रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि काउंट की वैल्यू 5 ही रहेगी, जाहिर है जब देन कंडीशन नहीं चलेगी तो वैल्यू भी अपडेट नहीं होगी तो काउंट वैसा ही रहेगा 5। तो इसका मतलब 5 स्टूडेंट्स हमने निकाले 8 में से जो हम रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 तब हुए जब हमने ये इक्वल टू का साइन यहाँ लगाया, अगर ये ना लगाते तब ये हमारे स्टूडेंट्स 4 रहते 8 में से। अब देख लेते हैं कौन कौन आ रहा है। 154, यस इसको हम कर लेते हैं टिक। 140 नहीं आ सकता, क्रॉस। 155 आ सकता है। 164 टिक। 144 पहले नहीं आ सकता था, अगर हमने ये इक्वल टू नहीं लगाएंगे तब नहीं आ सकता 144, लेकिन अब हमने लगा लिया तो ये भी आ जाएगा। 160 भी आ जाएगा। 166 नहीं आएगा। 143 नहीं आएगा, तो काउंट कर लेते हैं टिक। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। 5 ही बेटा हमारे पास स्टूडेंट्स हमने रिक्रूट कर लिए हैं वॉलीबॉल टीम में, ठीक हो गया। मैंने सारा आपको बेटा बता दिया। अभी भी इस एल्गोरिथम में कुछ चीज़ें उससे नहीं लिखी हुई, खास तौर पे यहाँ उसको लिखना चाहिए था एल्स गो टू स्टेप 3, मतलब जब कंडीशन ये फॉल्स होती है तो जाए स्टेप 3 पे। ये वैसे कॉमन सेंस से आपको बताए वहीं जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस तब होगी जब आपको पता होगा फॉर ईच क्या होता है। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि आपको पता भी हो फॉर ईच क्या होता है, लेकिन फॉर ईच आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इसी तरह समझें कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो खुद ब खुद प्रोग्राम कहाँ जाएगा, इस अरे में या इस लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह बात है। अगर आपको फॉर ईच आता होगा तो फिर तो आपको जाहिर है पता होगा कि उसने ऊपर ही जाना है, ठीक है। क्योंकि आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग पहले ही देख लें कि हमेशा कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। और जब ये अरे कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आखिरी एलिमेंट आएगा, ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, तब खुद ब खुद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये होना चाहिए। ये जरा आपको एक दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन ये सिलेबस में आपके नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना, जैसे बुक में लिखे उसी तरह लिखना है आपने, ठीक है। सिर्फ एक गलती
हमने देखी इसमें वो ये थी, उसने जानबूझ के गलती की थी, ठीक है, उसने बताया हुआ है। अब हम बेटा इसको बुक से रीड करते हैं और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर हम आएंगे जो मेन टॉपिक है हमारा ट्रेस टेबल, जिसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसको ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब बुक से देखें, सेकंड पैराग्राफ बेटा मैं पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर वॉलीबॉल स्कूल टीम वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट between 144 cm and 164 cm. To count qualified students, we develop the following algorithm. वो कह रहा है काउंट करने के लिए qualified students मतलब जो इस रेंज में आ रहे हो, हमने एक एल्गोरिथम डेवलप किया। वो यही एल्गोरिथम है जो हमने यहाँ लिखा है। The above algorithm works but does not count all students. काम तो करता है बेटा एल्गोरिथम, मैंने आपको बताया था लॉजिकल एरर में काम तो कर रहा होता है प्रोग्राम, लेकिन सही काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। काम करना अलग बात है, सही काम करना एक अलग बात है, ठीक है। तो काम तो कर रहा है हमारा एल्गोरिथम लेकिन सही नहीं कर रहा। वो क्या गलती है? देयर इज अ डेलिब्रेट एरर, जानबूझ के, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5। स्टेप 5 में वो कहते हैं हमने जानबूझ के एक एरर किया है, ठीक है। द सिंबल ग्रेटर देन has been used instead of greater than equal to before the number 144। वो कहता है 144 से पहले हमें क्या यूज करना चाहिए था? greater than equal to, लेकिन हमने क्या यूज कर दिया? सिर्फ greater than, तो ये गलती है। So the students having height 144 cm will not be counted। इसका मतलब कि इस इक्वल टू के ना लिखने की वजह से जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर है वो भी इस लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया उस स्टेप में, अब आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। दिस इज अ लॉजिकल एरर। ये क्या है बेटा? लॉजिकल एरर है, हमारी ये लॉजिक की गलती हुई, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर्स यूजिंग अ ट्रेस टेबल एज डिस्कस्ड बिलो। अब ये ट्रेस टेबल हमने अभी देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो लॉजिकल एरर है कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेस टेबल, जो अभी हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 है नोट्स का 9th वालों के लिए, प्री-9th वाले ये क्वेश्चन वैसे ही लिख लें। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एरर्स इन एन एल्गोरिथम, ठीक है। इसका आंसर है बेटा जो आप जहाँ से हमने स्टार्ट किया टॉपिक, इफ एन एल्गोरिथम, जहाँ से स्टार्ट होता है और इस पैराग्राफ के एंड तक, मतलब ये 2.5 लाइन्स बनती हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ, ठीक है। ये इसका बस आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, जो रिमेनिंग आई थिंक 4 क्वेश्चन रह गए, वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेस टेबल, और लास्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। वो छोटा सा टॉपिक है, वो शायद मैं बोर्ड पे लिखूँ भी ना, सिर्फ आपको रीड करवा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि असल काम है ट्रेस टेबल का। अब मैं ट्रेस टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ऊपर वाला सारा अरेज कर दूंगा, सिर्फ एल्गोरिथम मैं इसी तरह लिखा रहने दूंगा। ये कंडीशंस भी मैं अरेज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेस टेबल आएगा और ये मुश्किल ही है पूरा है, मैं कोशिश करूंगा पूरा बनाने की। वैसे तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि क्योंकि आप लोगों के सामने बुक तो है, तो आप बुक से एक करके देखते रहें, या मैं कोशिश करूँगा वीडियो ये आप जब देख रहे हो तो साथ साथ ट्रेस टेबल भी एक साइड पे आपको शो हो जाए बुक का, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा शो होगा तो आपको नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। या कोशिश करूँगा मैं पूरी स्क्रीन पर ये ट्रेस टेबल शो हो जाए, कोशिश करूँगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक नहीं है, या अगर कोई बाहर का बच्चा देख रहा है जिसके पास ये सिलेबस ही नहीं है, या किसी का डिफरेंट सिलेबस है, उससे बस ट्रेस टेबल के बारे में पूछना है या उसने देखना है, तो उसके लिए फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये ट्रेस टेबल शो करवा दूं स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको पता लग जाए। लेकिन जो आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास बुक सामने है, तो आप बुक से ही रेफरेंस ले लीजिएगा, इसलिए मैं ड्रॉ भी एहतियातन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ट्रेस टेबल इसी एल्गोरिथम का। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्रेस टेबल। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं होता है क्या ट्रेस टेबल, फिर उसको ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। इसी एल्गोरिथम के मुताबिक जो हमने अभी स्टडी किया था, इसी के मुताबिक हम ये ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखें होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं इसको। यूज टू टेस्ट लॉजिकल एरर्स इन एल्गोरिथम। ये मैंने आपको बताया था कि हम जो लॉजिकल एरर्स हमने देखा था इस एल्गोरिथम में, एक था लॉजिकल एरर, उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रेस टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है? मल्टी कॉलम मल्टी रो टेबल। मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा। अब आप देख भी रहे हैं इसमें जो कॉलम है, कॉलम होते हैं जो वर्टिकल लाइन्स होती है, ठीक है। 1 2 3 4 कॉलम्स हैं इस ट्रेस टेबल में, ठीक है, हमारे इस एल्गोरिथम के मुताबिक। इसलिए उसने लिखा है मल्टी, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी रो होती हैं हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रोज़ मैंने ड्रॉ किए हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिथम क्या है, तो इसमें रोज़ भी एक से ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने समझनी है, क्या शो करती है ख़ास चीज़। ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली, ब्लैंक मीन्स नो चेंज। जहाँ पे बेटा ये टेबल ब्लैंक होगा, जहाँ पे हमने फिल नहीं करेंगे उसको, ठीक, अनफिल्ड जिसको आप कहते हैं, वो इसका मतलब क्या है कि नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आया उस वैल्यू में या उस वेरिएबल में। जैसे वेरिएबल यहाँ काउंट था
और हमारे इसके बाद हाइट भी एक वेरिएबल था, ठीक है। ऑल हाइट्स तो यहाँ अरे थी ना, जो लिस्ट थी, असल वेरिएबल काउंट और हाइट थी हमारे पास। तो इसमें चेंज आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे उस पर्टिकुलर कॉलम को या रो को। कॉलम रो से ज़्यादा बेहतर आप समझे सेल को। अगर आपने 8th में एक्सेल पढ़ाया था मैंने, एक्सेल से आपको याद होगा सेल क्या होता है, जहाँ कॉलम और रो आके मिलती है। फर्स्ट करें ये कॉलम और रो आपस में मिल रही है, तो फर्स्ट करें ये एक क्या है, इसका एक सेल है। अगर मैं इसको थोड़ी सी रिवीजन ही हो रही है आपकी, ये आपके पास क्या एक सेल है, तो वो वाला सेल हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। लास्ट है डबल डैश। डबल डैश मतलब आपने 2 माइनस के साइन या 2 डैश थोड़े स्पेस दे के लिख देनी है, ठीक है। इसका मतलब मीन्स वैल्यू इज नॉट कंसर्न, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंसर्न नहीं है हमारा इस वैल्यू से कि अगर हम ये लिख देंगे डबल डैश, इसका मतलब है कि वैल्यू का कोई कंसर्न ही नहीं था हमारा, ठीक है। फ़र्क है, देखें ब्लैंक और इसमें फ़र्क है। ब्लैंक में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, हमने देखा। ये जो डबल डैश, जिसको मैं डबल डैश लिए बोल रहा हूँ कि इसको डैश ही हम पढ़ते हैं, तो डबल डैश लिए पढ़ो 2 डैश है, इसका मतलब है कि कोई वैल्यू का कंसर्न ही नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो चेंज हो या ना हो। लेकिन इस ब्लैंक का मतलब है कोई ना कोई फ़र्क पड़ता है हमें, इसके लिए हमने उसको ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। ब्लैंक और इसमें फ़र्क है, मैं आपको अभी जब यहाँ ड्रॉ करूँगा तब भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसे करते हैं, पहले मैंने पढ़ाया, इसको बुक से पहले पढ़ते हैं, फिर हम एक साथ ही ट्रेस टेबल ड्रॉ करेंगे इस एल्गोरिथम के मुताबिक। ट्रेस टेबल is a technique used to test algorithms in order to make sure that no logical errors occur while the algorithm is being processed। ये क्या एक टेक्निक है, used to test algorithms, ये मैंने बता दिया, in order to make sure that no logical errors occur, मतलब हम ये श्योर करते हैं कि लॉजिकल एरर्स ना आए while the algorithm is being processed, जब एल्गोरिथम प्रोसेस हो रहा हो। The table usually takes the form of a multi-column मल्टी रो टेबल, मतलब ये क्या है, मल्टी कॉलम और मल्टी रो टेबल, ये मैंने आपको बता दिया। विद ईच कॉलम शोइंग नेम्स ऑफ डेटा एंड ईच रो शोइंग वैल्यूज ऑफ द डेटा। अब हर कॉलम में बेटा नेम्स ऑफ डेटा है, मतलब यहाँ पे आप वेरिएबल्स ज़्यादातर शो करवाते हैं, एंड ईच रो शोइंग वैल्यूज, और रोज़ में भी हम वैल्यूज़ भी लिखेंगे, ठीक है, और स्टेप्स भी लिखते हैं अभी यहाँ, ऑफ द डेटा एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप में, ये हम सारा देखते हैं। टेबल 1-3 शोज अ ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम प्रेजेंटेड इन सेक्शन 1.6। जो पिछले टॉपिक में उसने एल्गोरिथम बनाया उसी का वो कह रहे हैं हमने ट्रेस टेबल ड्रॉ किया। The blank means there is no change and double dash means that a value is not concerned। ये मैंने आपको बता दिया है, blank means no change और double dash का मतलब value is not concerned। In the following table, step 1 has no effect on data। अब ये समझ नहीं आएगी आपको जब तक मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करूँगा, पहले हम ड्रॉ करते हैं फिर इसको यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ रीड भी करवाऊंगा ताकि आपको बुक से भी रेफरेंस मिलता जाए। सबसे पहले बेटा एक चीज़ हमने करनी है इस एल्गोरिथम में, वही चेंज जो हमने पहले किया था उसको रिवर्स करना है, मतलब जो हमने यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिया था, ये जो लगा हुआ है इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ, क्योंकि उसने जो आपके सामने ट्रेस टेबल आप देख रहे होंगे बुक पे आपके सामने ही होगी, तो जो ट्रेस टेबल है वो उसने इस एल्गोरिथम मतलब इस कंडीशन के मुताबिक बनाया हुआ है जहाँ पे काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब इसी तरह जो गलती है उसको उसी तरह उसने दिखाया ट्रेस टेबल में, क्योंकि लॉजिकल एरर उसने दिखाना है कैसे ट्रेस करेंगे हम, ठीक है। ट्रेस का मतलब आपको पता है फाइंड करना होता है, ठीक है, फाइंड से ट्रेस निकला है। नेक्स्ट बेटा अब इस एल्गोरिथम को आपको इसलिए मैंने नहीं रेस किया था ताकि आप साथ साथ इसका ट्रेस टेबल ड्रॉ कर सकें। बुक में एक प्रॉब्लम है, एक पेज पे दिया हुआ है ट्रेस टेबल और पिछले पेज पे दिया हुआ है ये एल्गोरिथम, तो इस तरह फिर कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने ये अरेंज नहीं किया था, इसी तरह आपको ये डायरेक्ट समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं स्टेप 1 में क्या हुआ है। स्टेप 1 के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जो फर्स्ट इसका कॉलम है इसमें लिखना पड़ेगा स्टेप 1, ठीक है। अब अजान हो रही है, जैसे अजान ख़त्म होती है तो हम इससे आगे फिर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 मैंने यहाँ लिखा था, ये जो कॉलम है इसको आप ऊपर लिख सकते हैं, वैसे बुक में नहीं लिखा कि ये स्टेप्स का कॉलम होता है, इसमें आप स्टेप्स लिखते हैं जो भी उस एल्गोरिथम के होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 लिखा है मैंने। अब स्टेप 1 में देखें क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। अब मुझे बताएं इस स्टेप में क्या कोई वैल्यू चेंज हो रही है या कोई कंसर्न है हमारी किसी वैल्यू का, कोई भी नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल ही शुरू में फर्स्ट स्टेप पे नहीं है, तो इसलिए सब कॉलम्स में आप क्या लिख देंगे, डबल डैश। काउंट में भी डबल डैश, ऑल हाइट्स में भी आप लिख दें डबल डैश और हाइट में भी लिख दें डबल डैश, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, काउंट ये वेरिएबल था, जब हम काउंट कर रहे थे कितने स्टूडेंट्स रिक्रूट हो रहे हैं। ऑल हाइट्स ये अरे थी या लिस्ट थी, और हाइट एक पर्टिकुलर हाइट, मतलब इस पूरे नंबर में कोई एक नंबर हम बारी बारी ले रहे थे फॉर ईच लूप की वजह से, ठीक है। ये फॉर ईच हाइट ये वाला हाइट वेरिएबल है, ठीक है। अब बेटा स्टेप नंबर 2 में आते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टेप 2
ज़ाहिर है स्टेप 1 के बाद हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 पे अब देखें क्या कोई वैल्यू कंसर्न है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले काउंट पे है। काउंट तो जाहिर है बेटा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू काउंट की क्या हो रही है 0, तो यहाँ लिख दें काउंट 0, क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या है स्टेप 2 पे 0 है। सेट का मतलब पहले से सेट है 0। ऑल हाइट्स, ऑल हाइट्स पे आप क्या लगा सकते हैं, हम डबल डैश लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कंसर्न ही नहीं है इस वैल्यू की, क्योंकि अभी तक ये तो स्टेप 3 में आएगी, हम तो अभी स्टेप 2 में हैं, तो इसलिए यहाँ डबल डैश लिख दें। और जो हाइट है यहाँ भी आप देख सकते हैं डबल डैश, क्योंकि जब ऑल हाइट्स नहीं आई तो हाइट्स भी नहीं आई होगी। ठीक है, इसी तरह आप साथ साथ बुक में भी देखते जाएं, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा अब हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में आपने बड़े ध्यान से काम करना है। यहाँ स्टेप 3, अब स्टेप 3 में बताएं काउंट की वैल्यू क्या चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं हुई तो मैंने बताया था आपको कि आपने क्या लिखना है, ब्लैंक मीन्स नो चेंज, मतलब इसको खाली छोड़ दें, 0 ना लिखेगा, दोबारा आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो आप सिंपल ब्लैंक छोड़ दें इसको। जो चेंज हो रहा है वो आपने असल में लिखना होता है, या जो कंसर्न वैल्यूज होती हैं। तो अब स्टेप 3 में क्या कहते हैं, सेट ऑल हाइट्स टू, इसका मतलब ऑल हाइट्स हमें लाजमी इसमें लिखना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे ऑल हाइट्स में, तमाम वैल्यू जो हमने यहाँ भी लिखी है। मैं दोबारा लिख देता हूँ 154, 140, थोड़ा सा बेटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि ये पूरे आ जाएं, इसे आप बुक से देख लें। 155, 164, 144, 160, 166, 143, ये हमने लिख लिया। अब बताएं काउंट में तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, और हाइट्स में हमने ये लिख दिया। हाइट्स में क्या करें, हाइट्स में आप ब्लैंक छोड़ दें इसको, या डबल डैश भी डाल देंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। बुक में आई थिंक उसने ब्लैंक छोड़ा, अगर हम कंफर्म कर लेते हैं, बुक में उसने स्टेप 3 में हाइट को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये डबल डैश भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इस स्टेप के बाद हाइट का वेरिएबल काम आएगा, उस वक्त उसने, बल्कि असल में हाइट ने तब चलना है जब स्टेप 4 आएगा, या जब पहली वैल्यू हम देखेंगे इसमें। तो इसलिए हाइट को आप ब्लैंक छोड़ दें तब भी सही है, डबल डैश लिख देंगे तब भी सही है। तो फिलहाल आप बुक को फॉलो कर लें, आप ब्लैंक ही छोड़ दें इसको। ठीक है, अब आ जाए स्टेप नंबर 4 पे। अब बेटा याद रखिएगा, यहाँ से आपने बड़े ध्यान से करना है काम। क्यों, उसकी वजह सुन लें। स्टेप 4 और स्टेप 5 बार बार रन होंगे, बार बार रन होंगे। ठीक है, जब तक ये ख़त्म नहीं होती हमारी अरे, या जब तक ये लिस्ट ख़त्म नहीं होती। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूँ, जब मैं ट्रेस टेबल से पहले आपको पढ़ा रहा था, वहाँ हमने हर स्टेप में मैं आपको काउंट की वैल्यू को अपडेट करवा रहा था, वो आपको समझाने के लिए करवा रहा था बेटा। वैसे काउंट की वैल्यू आउटपुट में तब आएगी जब पूरा ये फॉर ईच लूप चल जाएगा, मतलब कंप्लीट रन हो जाएगा। कंप्लीट रन तब होगा जब आखिरी 143 वैल्यू हो जाए, ये भी इसकी कंडीशन में से पास आउट हो जाएगी तब। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे ट्रेस टेबल में उसने स्टेप 6 और स्टेप 7 लास्ट 2 रोज में लिखा हुआ है, मतलब वहाँ जाके उसने ट्रेस टेबल में इसको ऐड करवाया है। हम भी यही करेंगे क्योंकि बुक को हमने फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको वजह बता देता हूँ, मैंने क्यों ये काउंट बार बार लिखवा रहा था आपको ऊपर, क्योंकि आपको मैं बता रहा था कि वैल्यू अपडेट हो रही है, और साथ साथ हम काउंट याद रखते रहे कि इतने इतने स्टूडेंट रिक्रूट हो चुके हैं। ठीक है, और हमने फिर आखिर में टिक से भी ये देख लिया था। ठीक हो गया, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर लूप है ये तब तक चलेगा जब तक ये लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता 143। इसके बाद फिर जो भी काउंट की वैल्यू होगी आखिरी दफ़ा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी स्टेप 6 में। ठीक हो गया, कन्फ्यूजन नो, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। स्टेप 4 पे आ जाए। स्टेप 4 में क्या हो रहा है, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स। अब यहाँ पे स्टेप 4 में बताएं काउंट की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, काउंट की वैल्यू अभी भी कोई चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हम यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है फिर, हाइट पहली वाली बेटा चेक होगी। अब यहाँ पे ऑल हाइट्स को भी आप ब्लैंक छोड़ दें, इसमें भी जाहिर है अब कोई भी चेंज इस पूरे ट्रेस टेबल में ऑल हाइट्स में आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि इसने बार बार चेंज हो रही है वैल्यू। जब चेंज होती है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब बताएं मुझे हाइट में क्या लिखेंगे। हाइट में बेटा आप लिखेंगे 154, क्योंकि पहली वैल्यू उसने देखनी है, तो पहली वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो पहली वैल्यू क्या है यहाँ 154। अब स्टेप 5 देखें बेटा, आप स्टेप 5 रन होगा। स्टेप 5 जब रन होगा तो देखें क्या है स्टेप 5 में, अब ये कंडीशन होगी चेक पूरी। अब हम कंडीशन पूरी रन में बता रहा है, जैसे मैं ट्रू फॉल्स करके बताता हूँ। अब हम डायरेक्ट देखेंगे सारा काम भी। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले वैसे ही देख लेते हैं। हमें तो वैसे ही पता है क्योंकि टिक हमने लगा लिया था, हमें ज़्यादा आसानी है। टिक का मतलब है जाहिर है वो लिस्ट में आएगा, 154 है तो ये लिस्ट में आता है 144 और 164 की, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 154 टिक। और अब मुझे बताएं जब ये टिक है मतलब कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो स्टेप 5 पूरा रन होगा। जब पूरा रन होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले काउंट की वैल्यू थी 0, 0 + 1 =
1, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब मुझे बताएं क्या काउंट की वैल्यू में चेंज आया है? यस, चेंज आया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 1। ऑल हाइट्स में कोई चेंज नहीं आया और हाइट में भी स्टेप 5 में कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह बेटा हमने ये पहली दफ़ा लूप को रन करवा के देख लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 पे। नहीं, अब आपने जाना स्टेप नंबर 4 ही दोबारा होगा, क्योंकि जब तक ये लिस्ट हमारी कंप्लीट नहीं होती। दोबारा लिखें स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4। अब आपने पता है काउंट की वैल्यू अभी तो चेंज नहीं होगी जब तक कंडीशन चेक नहीं होगी, तो इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दें। ब्लैंक का मतलब नो चेंज। अब आ जाए नेक्स्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स पे, ये भी आपको पता है चेंज नहीं होना। तो आ जाए डायरेक्ट अब हाइट पे। हाइट की वैल्यू अब क्या होगी बेटा 140। अब क्या होगी ये 140, क्योंकि अब नेक्स्ट एलिमेंट होगा चेक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 140। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 लिखें। अब बताएं स्टेप 5 में ये कंडीशन चेक होगी, क्या काउंट की वैल्यू अपडेट होगी या नहीं होगी, देख लेते हैं। 140 हमने क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या है कि ये उस लिस्ट में नहीं आ सकता। कंडीशन सारी क्या हो जाएगी स्टेप 5 की फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या काउंट की वैल्यू अपडेट होगी? नहीं होगी, काउंट की वैल्यू नहीं अपडेट होगी। तो जब नहीं अपडेट होगी तो काउंट का आंसर आपने दोबारा क्या लिख देना, यहाँ पे 1 ही लिख देना। क्या लिख देना है 1, ये अब लाजमी लिखना है, चाहे इसमें चेंज नहीं आया फिर भी आप अपनी आसानी के लिए लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ दें। इसको भी आप हाइट को भी यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ तक अब मैं आपको बुक से भी बताता हूँ कि बुक में उसने कैसे किया हुआ है। एग्जैक्ट यही होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार बुक से भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 हमने देख लिया। स्टेप नंबर 1 में तो आपको पता है कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब कंसर्न ही नहीं है, चेंज तो नहीं, इसमें कंसर्न ही कोई नहीं है वैल्यूज का हमारा। स्टेप 2 में काउंट की वैल्यू आपने देखा बिल्कुल 0 आ रही है और ऑल हाइट कोई कंसर्न नहीं है और हाइट का भी कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ऑल हाइट्स की वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ये। और हाइट की वैल्यू उसने मैंने बताया था बुक में ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप इसमें डबल जो आपके पास डैश है वो भी डाल सकते हो, क्योंकि इस वक्त कंसर्न नहीं है हमारा, वो फॉर ईच में आता है कंसर्न हाइट का। ठीक है, लेकिन आप ब्लैंक छोड़ते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप देख रहे हैं इसी तरह ब्लैंक ब्लैंक और यहाँ पे 154। स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू 1 हुई है और बाकी उन्होंने दोनों ब्लैंक छोड़े हैं। इसके बाद स्टेप 4 में 140 और उसके बाद स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई क्योंकि 140 उस लिस्ट में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है और स्टेप 5 में आप देख रहे हैं आगे सारा उन्होंने ब्लैंक छोड़ा। ठीक है, इस तरह बेटा हम एक एक करके इसको जल्दी से अब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपको ये पहले 2 समझ आ चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में देखें, मतलब यहां तक हम पहुंच गए थे, 140 तक हमने चेक कर लिया। अब बताएं अब क्या होगा बेटा चेक। 140 के बाद क्या है 155, तो यहां पे कुछ नहीं लिखना आपने, हाइट में लिख दें 155। हाइट में क्या लिख दिया हमने 155। देखते हैं, टिक लगाया हुआ हमने, टिक लगाया हुआ, हमें फायदा हो गया ना, हमें पहले वो समझने का कि हमें पहले से ही पता है कि कौन सी वैल्यू आएगी और कौन सी नहीं आएगी। नहीं तो आपको रेंज तो याद ही है 144 टू 164 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 155। अब बताएं जब ये कंडीशन स्टेप 5 में आएगा, स्टेप 5 भी लिख लेते हैं इधर। जब स्टेप 5 हम देखेंगे तो स्टेप 5 में क्या होगा कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन आपको पता है 155 के लिए क्या है, ट्रू है। तो ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पहले थी 1 तो 1 + 1 = अब हो जाएगी 2। अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2। अब आप क्या लिखेंगे स्टेप 5 में, यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ पे आपने आगे इसी तरह इसको ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट आते हैं दोबारा स्टेप 4। स्टेप 4 में अब बेटा काउंट की वैल्यू आपको पता है 2 है, 155 हमने कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 164। पहले यहाँ लिख लेते हैं हाइट में 160 और ये साथ साथ लिख लिया। अगर एक भी आपने छोड़ दिया तो सारा ट्रेस टेबल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर सारा दोबारा बनाना पड़ेगा। तो 164 देख लिया, फौरन लिखें स्टेप 5। देखते हैं टिक है कि नहीं, टिक है, बिल्कुल ये रेंज में आता है। 164 लास्ट वैल्यू थी हमारी, तो ये जाहिर है एंडिंग रेंज है हमारी 164, ये तो आती है लाजमी। अब इसका मतलब ये स्टेप 5 की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और काउंट की वैल्यू 2 + 1 = क्या हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा स्टेप 5 में आप लिख दें यहाँ पे 3 और बाकी को आप इस तरह ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा स्टेप 4 पे, आप साथ साथ बुक में भी देखते जाएं।
बुक में भी मैं आपको यहाँ तक दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम पहुँच गए बेटा स्टेप नंबर 5 जहाँ पे वैल्यू 3 होती है और वहाँ पे ये सब ब्लैंक है। अब हम स्टेप नंबर 4 पे आ रहे हैं। साथ साथ मैं इसलिए बुक से रेफरेंस दे रहा हूँ, आप साथ साथ बुक पे देखते रहें, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। स्टेप 4, अब क्या होगी बेटा, हाइट की वैल्यू 164 के बाद 144, ये बहुत ध्यान से स्टेप करने हैं आपने। 144 यहाँ पे लिख दें 144, ये हमने लिख दिया 144, ठीक है। अब हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बताया था मैंने, हमने चेंज वापस कर दी है, ठीक है। अब बेटा देखिए 144 और यहाँ पे लिख दें स्टेप, यहाँ पे क्या लिखना है आपने, स्टेप 5। अब जब आपने स्टेप 5 लिख दिया है तो अब मुझे बताएं काउंट की वैल्यू क्या होगी। काउंट की वैल्यू गौर से देखें, ये कंडीशन बेटा इस वक्त अगर हम इक्वल टू साइन नहीं डालेंगे तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको पता है देन वाला पार्ट नहीं चलता, तो काउंट की वैल्यू जो 3 है 3 की 3 ही रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ इक्वल टू का साइन डाल देंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो फिर अकाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। लेकिन हम फिलहाल बुक को लेके चलेंगे जैसे उसने बुक में कहा है, तो बुक के लिहाज से यहाँ पे हमारे पास जो उसने जानबूझ के गलती की थी, उस गलती की वजह से हमें ट्रेस टेबल में भी यही देखना पड़ेगा। इसी से हमें ट्रेस हो जाएगा कि यहाँ पे हम लॉजिकल मिस्टेक कर रहे हैं, इससे भी पता लग जाएगा हमें। तो काउंट की वैल्यू आप देख रहे हैं चेंज नहीं हुई। अगर आप इक्वल टू लगा देंगे तो ये यहाँ काउंट 3 की जगह 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप उसी तरह ब्लैंक छोड़ दें। नेक्स्ट आए स्टेप नंबर 4 पे दोबारा, स्टेप 4। अब देखिए क्या वैल्यू है हाइट की वैल्यू देख लें जल्दी से। 144 के बाद है 160, तो यहाँ लिख दें आप 160, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 160। अब बेटा स्टेप 5 पे देखते हैं क्या टिक है जी। स्टेप 5 में 160 टिक है, बिल्कुल, इसका मतलब है ये इफ कंडीशन रन होगी और काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 3 + 1 = 4, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और बाकी को ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट इसी तरह स्टेप 4। अब देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 160 के बाद 166, यहाँ पे लिख देते हैं 166, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 5। अब देखते हैं काउंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, टिक है या क्रॉस है। यहाँ पे क्रॉस है, आपको पता है 166 रेंज में नहीं आ रहा, 164 से वैल्यू आपको 164 तक चाहिए थी, 164 छोटा है, 166 बड़ा है, तो 166 आ ही नहीं सकता इस रेंज में, तो इसलिए क्रॉस है। तो अब बताएं क्या ये कंडीशन रन होगी, कंडीशन रन नहीं होगी, मतलब देन के वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो इसलिए काउंट की वैल्यू जो है वही रहेगी और वो क्या है 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में आ जाए इधर। यहाँ पे अब क्या लिखना है बेटा आपने, स्टेप नंबर 4 में लास्ट वैल्यू है 143, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लें 143, ठीक है, और उसके बाद स्टेप नंबर 5। अब देखते हैं 143, ये भी बेटा क्रॉस है। अब ये भी क्रॉस है, इसका मतलब है ये भी कंडीशन इस बार भी रन नहीं होगी, तो काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। जब 4 ही रहेगी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो काउंट आया अभी तक, जो स्टूडेंट्स आए हैं 4 आए। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो हमने 5 किया था लास्ट वाला वो तब आया था 5 जब हम इक्वल टू का साइन यहाँ लगा देंगे, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, हमने इक्वल टू के साइन के साथ वो 5 किया था। अगर इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे तो 4 ही आएगा। फिर मैं आपको इस तरह भी बता देता हूँ, हम फिलहाल 144 को यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब आप काउंट कर लें टिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 टिक्स हैं, 4 क्रॉस है, मतलब 8 में से 4 स्टूडेंट्स रिक्रूट होंगे, ठीक है। ये बेटा अब हमने कर लिया है, लेकिन अब हमारा लास्ट स्टेप रहता है स्टेप नंबर 6 और स्टेप 7। अब ये कैसे होगा, स्टेप नंबर 5 तक तो हमने देख लिया। अब हम जाएंगे बेटा, जब आपको पता है मतलब अरे की वैल्यू खत्म हो गई, लास्ट एलिमेंट पे हम अरे के, या आप समझ लें अरे नहीं समझ आ रहा तो लिस्ट के आखिरी नंबर पे है, तो अब फॉर ईच लूप क्लोज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एंड होगा तो स्टेटमेंट क्या रन होगी, स्टेप नंबर 6 रन होगा। स्टेप नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, आउटपुट काउंट। अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले स्टेप 6। स्टेप 6 में अब क्या होगा बेटा, स्टेप 6 में अब आपको पता है कि आउटपुट काउंट है। अब वैसे ख़त्म हो चुका है हमारे पास ये जो फॉर ईच लूप है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बुक में उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसको, तो आप देख लें, आपके लिखना है तो लिख दें, वरना आप यहाँ जाहिर है काउंट की वैल्यू क्या है, आखिरी 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो आप वो भी सही है, क्यों, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया। आपको पता है ब्लैंक मीन्स नो से, तो आप यहाँ कुछ भी ना लिखें, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हाइट की वैल्यू भी नो चेंज और ऑल हाइट्स भी नो चेंज, ठीक है। और इसी तरह स्टेप 7 में वैसे तो एंड है, तो एंड के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ
तमाम डबल डैश लिख सकते हैं क्योंकि कोई वैल्यू कंसर्न ही नहीं है, लेकिन उसने इसको भी आई थिंक ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब बुक से देख लेते हैं। बुक में बेटा उसने जी आखिर दोनों स्टेप्स को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप स्टेप 7 में डबल डैश डाल सकते हैं, लेकिन आप कोई ना डालिएगा, बुक में जैसे है उसी तरह रहने दें, ठीक है। असल है ये सारे स्टेप 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है असल सारा ट्रेस टेबल, यहाँ से ट्रेस हुआ हमें लॉजिकल एरर। एक बुक में बेटा गलती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उसने क्या किया है, काउंट की वैल्यू 5 रखी हुई आखिरी 3-4 मतलब रोज में, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे हाइट की वैल्यू 166 है लास्ट कॉलम में, गौर से देखें, जब हाइट की वैल्यू 166 है तो क्या बताएं, काउंट होना चाहिए इंक्रीज? नहीं होना चाहिए, गलती है, क्योंकि हमारी रेंज क्या थी 144 से 164 तक, तो 166 तो आ ही नहीं सकता उसमें, तो इसलिए ये बुक में गलती है। आप जो लास्ट में उसने काउंट के टेबल में जहां जहां उसने 5 लिखा हुआ है वहां आप क्या कर दें, 4 कर दें, या सेम यही कर लो जो मैंने किया, एग्जैक्ट यही, ये बिल्कुल सही है। बुक में गलती है तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। 9th क्लास में जब हम शायद क्लास में कर रहे थे तो हमने ये, पता नहीं मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, वहां मैंने शायद आपको गलती बताई थी। अगर नहीं भी बताई थी तो 9th क्लास वाले ये ठीक कर लें, और प्री 9th वाले तो पहली बार करें तो वो तो लाजमी करें, दोनों कर लें कि यहाँ काउंट की वैल्यू बेटा 4 और 4 ही रखें, 5 नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी मैंने आपको वजह बता दी है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ पे हम हर बार लिख रहे हैं वैल्यू ताकि हमें याद रहे, क्योंकि आपको पता है अगर नो चेंज हो तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियातन यहाँ लिख रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो ये 5 नहीं होगा, बुक में ठीक करें, जहां जहां 5 लिखे है वहां 4 कर दें, ठीक है, क्योंकि उसने खुद बताया था। या तो वो वहां पे ये चेंज करता ना जहां पे 144 आ रहा था, 144 में देखिए उसने काउंट की वैल्यू को आप देख सकते हैं 3 ही रखा है 144 के बाद वाले रो में, इसलिए यहाँ पे गलती है, तो ये ठीक कर ले, काउंट की वैल्यू 4 ही रहेगी। ये मैंने अब आपको बेटा बता दिया। लास्ट जो 2 स्टेप्स हैं ये असल में एंड के लिए और स्टार्ट के लिए यूज नहीं होता ट्रेस टेबल, असल में यूज ही ये किसके लिए होता है, ये जो बीच में कोई लॉजिकल एरर हम करते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एल्गोरिथम भी बड़े एक्सप्लेन करके ट्रेस टेबल यूज के लिहाज से रेफरेंस देके बता दिया है, जो प्रॉब्लम जैसे वो भी बता दी है, फॉर ईच लूप कैसे यूज होगा, कैसे ट्रेस टेबल में आपने इसको लिखना है, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बुक में जो गलती है वो भी बता दी है, ठीक है। अब हम लास्ट जो टॉपिक मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, छोटा सा टॉपिक है 4-5 लाइंस का, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछले आई थिंक लेक्चर में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, वो ही और एक एक्टिविटी है, वो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। और क्लास में 9th क्लास तो कर चुकी है, ये प्री 9th वालों को मैं वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले जो बुक की रीडिंग है वो कर लेते हैं, पेज नंबर 28, ट्रेस टेबल की जो रह गई थी पहले वो करते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल स्टेप 1 हैज नो इफेक्ट ऑन डेटा, स्टेप 2 इज असाइनिंग 0 टू काउंट, ये साथ साथ मैं बता देता हूँ। स्टेप 2 इज असाइनिंग 0 टू काउंट, बिल्कुल सही है। एंड इन स्टेप 3 लिस्ट ऑल अंडरस्कोर हाइट्स इज इंट्रोड्यूस्ड। अब क्या होता है स्टेप 3 में, ये हाइट्स वाली अरे या लिस्ट हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इन स्टेप 4 देयर इज नो चेंज इन बोथ काउंट एंड ऑल हाइट्स बट द डेटा 154 इज स्टोर्ड इन हाइट। वो कहते हैं स्टेप 4 में काउंट और ऑल हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हाइट की वैल्यू 154 हो रही है, स्टोर्ड हो रही है हाइट के वेरिएबल में। इट इज कंपेयर्ड इन स्टेप 5, मतलब ये कंपेयर होती है वैल्यू स्टेप 5 में, जैसे यहाँ कंपेयर किया हमने। एंड द वैल्यू इन काउंट, और काउंट में जो वैल्यू है इज अपडेटेड इफ डेटा इज इन गिवन रेंज, अगर तो उस रेंज में आ रहा है फिर वैल्यू क्या होगी, काउंट की अपडेट होगी, नहीं तो नहीं अपडेट होगी। हमने सारा कर चुके हैं, बस बुक से पढ़ा रहा था मैं अब आपको। स्टेप 4 एंड स्टेप 5 आर रिपीटेड फॉर ईच वैल्यू एज शोन इन टेबल 1-3। ये जब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक क्या होगा बेटा, तब जब तक अरे खत्म नहीं होती या लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.6.2 पेज नंबर 29, यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। Testing an algorithm using invalid data ensures that the algorithm can gracefully handle unexpected data inputs। वो कहता है बेटा कि अगर हम इनवैलिड डेटा यूज करें एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए तो क्या होता है, इससे हमें इंश्योरिटी होती है, मतलब इंश्योर होता है ये दैट द एल्गोरिथम कैन ग्रेसफुली हैंडल, ग्रेसफुली मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल करेगा, बहुत अच्छे तरीके से हम देख सकेंगे कि क्या वो इन वैल्यूज पे वर्क करता है या नहीं करता। ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डेटा, अनएक्सपेक्टेड डेटा क्या होता है, जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि यूजर देगा, यानी इनवैलिड। इफ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स योर एज, अब एग्जांपल दे रहा है, अगर आपका एल्गोरिथम आपकी एज मांग रहा है इन नंबर ऑफ डेज, अच्छा नंबर ऑफ डेज में बता रहा है कि डेज में बताएं आपकी एज कितनी है, ठीक है। अब गौर से आप समझें, डेज में आपने बतानी है आपकी एज कितनी है, ईयर्स में नहीं बतानी, डेज में बतानी है। बट यू गिव डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट, लेकिन अब क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं उसकी इनपुट में। उसने पूछा है कि आपकी डेज में क्या एज है,
फर्ज करें किसी की एज है 1 ईयर, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो अब आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो डेज में क्या होगा 365 डेज, तो ये आपने वैल्यू इनपुट करनी है 365 डेज। लेकिन आप क्या एंटर करते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो एंटर कर देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। वो यही कहेगा आगे, इफ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स योर एज in number of days but you give date of birth as input then the algorithm may not work properly। तो क्या हो सकता है, शायद ये algorithm वर्क ना करे, और जाहिर है वर्क नहीं करेगा ये। The purpose of testing using invalid test data is to detect such situation। अब क्यों कर रहे हैं बेटा हम टेस्टिंग, क्या मकसद है इसका, यही मकसद है कि हमने देखना है कि इनवैलिड डेटा पे ये कैसे रन होता है, कैसे वर्क करता है। In this case, error messages are shown as output। यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर एरर मैसेज शो होने चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और हमने ये एक्टिविटी 1.4 में किया भी था। Moreover, this kind of testing helps you to improve the quality of solution। ये भी हमने कल बात पढ़ ली थी कि जो टेस्टिंग है आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करती है, ठीक है। लास्ट बेटा एक्टिविटी 1.11, राइट ऑल द अबव डिस्कस्ड एल्गोरिथम्स कीपिंग इन माइंड द इनवैलिड टेस्ट डेटा इनपुट्स। वो कहता है जो तमाम हमने एल्गोरिथम पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, इसको भी आप शामिल करें। आपने क्या करना है, उनको माइंड में रखना है और इनवैलिड टेस्ट डेटा इनपुट्स भी याद रखनी है उनकी। क्लास टीचर में डिवाइड क्लास इन फ्यू ग्रुप्स। क्लास टीचर क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स को, एंड असाइन देम वन और मोर एल्गोरिथम, मतलब हर ग्रुप को एक या दो एल्गोरिथम असाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू डिस्कस एंड रीराइट एल्गोरिथम। स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे या टीचर से डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, रीराइट एल्गोरिथम्स, मतलब दोबारा लिखेंगे वो एल्गोरिथम जो हमने इस बुक में पढ़े हैं। सो दैट अपॉन इनवैलिड इनपुट्स appropriate messages are displayed। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जब इनवैलिड इनपुट को यूजर दे तो क्या हो, अप्रोप्रिएट एरर मैसेज स्क्रीन पे शो हो। अब बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे हमने कल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आप सम प्रोडक्ट और एवरेज वाले जो आपका एल्गोरिथम है उसमें अगर आपने बेटा कोई एरर मैसेज देना है तो एरर मैसेज क्या हो सकता है, वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि सम, प्रोडक्ट और एवरेज का आंसर, तीनों का आंसर पॉजिटिव ही आप चाहते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको इनपुट जब यूज़र करे तो आपको ये देखना पड़ेगा, इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी या मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा कि अगर यूज़र ने कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर दी है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर दी है तो वो कोई एरर मैसेज शो करे कि प्लीज़ एंटर द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इस तरह वो एरर शो करवा देगा। और कोई हम देख लेते हैं अपना एल्गोरिथम, हमने काफ़ी किए थे, हमने किया था 3 नंबर्स में से जो लार्जेस्ट है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था लास्ट लेक्चर में। वहाँ पे क्या हो सकता है एरर मैसेज कि आप ये कहें यूज़र को कि इनपुट 3 अनइक्वल नंबर्स, ठीक है, इनपुट में लिख दे, इनपुट एंटर एनी 3 अनइक्वल नंबर जो इक्वल नहीं है, ताकि उसको वैसे ही पता लग जाए। लेकिन फिर भी अगर वो फिर भी इक्वल नंबर्स एंटर कर देता है तो आप प्रिंट करवाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ द नंबर्स एंटर्ड आर इक्वल देन प्रिंट, मतलब आगे प्रिंट एरर मैसेज आप कुछ भी प्रिंट करवा दें, प्लीज एंटर अनइक्वल नंबर्स, ठीक हो गया। आप एरर प्रिंट इस तरह करवा सकते हैं, मैं सारे एल्गोरिथम का नहीं बता सकता। और एक और देख लेते हैं, हमने प्लेन इंटरेस्ट का निकाला था, वहाँ पे भी अगर आप वैल्यू बेटा देखें, वहाँ पे हमने एक ईयर्स देखा था, अमाउंट देखा था, रेट देखा था। तो जो रेट होता है वो नेगेटिव में नहीं होता जब आप इंटरेस्ट निकालते हैं, और जो अमाउंट होती है वो भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है, और जो ईयर्स हैं वो भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। यहाँ भी वही लगेगा कि जो तीनों इनपुट करनी है आपने, अमाउंट, ईयर और रेट, वो तीनों क्या होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आप वही इफ कंडीशन लगाएंगे कि एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, अगर नहीं होगा तो फिर इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर नहीं उसने ऐसा किया तो प्रिंट करवा दे एरर मैसेज कि प्लीज एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। मैंने आपको 3 एल्गोरिथम का बता दिया है। इस तरह जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह फिर आपको और भी तमाम एल्गोरिथम्स का हम क्लास में ये देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी काफ़ी लेंथी है तो हम क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। हमारा चैप्टर बेटा थ्योरेटिकली तो कंप्लीट हो गया, बस अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज a trace table? A trace table is a technique used to test algorithms in order to make sure that no logical errors occur while the algorithm is being processed। ये आप बुक पे देख सकते हैं, बुक की फर्स्ट 2 लाइन्स हैं ट्रेस टेबल की, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ट्रेस टेबल? किस तरह का होता है ट्रेस टेबल? ये हमने यहाँ पढ़ा था, वही आपने लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, बुक में लिखा हुआ है अ ट्रेस टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म, ठीक है, उसने लिखा हुआ है लाइन नंबर 2 का एंड हो रहा है, ठीक है। द टेबल लिखा हुआ है, आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं अ ट्रेस टेबल या द ट्रेस टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मल्टी कॉलम multi-row table with each column showing names of data and each row showing values of the data at each step,
ठीक है, ये आप मैंने बोल भी दिया है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप निशान जो मैंने बोला है वही बुक से देख के लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ इनवैलिड डेटा इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। ये लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा है मैंने, इसमें से है। इसका आंसर बेटा स्टार्ट से शुरू होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बुक का पेज नंबर 29 जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग, यहीं से है। स्टार्ट से आपने शुरू करना है और लाइन नंबर 4 वर्क प्रॉपर्ली, यहां तक आपने लिखना है। ठीक है, ये मैंने आप बुक से पढ़ा दिया, आप खुद ही निशान लगा लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डेटा। मतलब हम इनवैलिड डेटा जब यूज कर रहे होते हैं तो क्या इसका मकसद होता है, क्या इसका पर्पस होता है। तो अब इसको देख लेते हैं। बुक में उसने लिखा हुआ है लास्ट 3 लाइन इस टॉपिक की, द पर्पस ऑफ टेस्टिंग से क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन तक। ठीक है, मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं इसको। द पर्पस ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डेटा is to detect certain situations. In this case, error messages are shown as output. Moreover, this kind of testing helps you to improve the quality of solution. यहाँ तक बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंटरनल क्वेश्चन थे शॉर्ट, वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज के जो फ्लो चार्ट्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 9th क्लास को तो मैंने क्लास में बता दिए थे, ड्रॉ भी किए हुए उन्होंने, उनकी रिवीजन हो जाएगी और प्री 9th क्लास वाले फर्स्ट टाइम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से आपने समझना है, इसलिए फ्लो चार्ट के टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर को सुनने से पहले। ठीक है, तो यहाँ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने पूरा चैप्टर जो टॉपिक वाइज कंप्लीट, ALP नहीं कंप्लीट हमने ये चैप्टर अब कर लिया, सिर्फ एक्सरसाइज रह गई है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।